नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? राम राम बेटा जी। जय महाकाल, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राम राम, नमस्ते नमस्ते, प्रणाम बेटा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, राधे राधे, राधे राधे बेटा जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। राम राम बेटा जी, राम राम, राम राम। जय सरस्वती माँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सभी बेटा? वालेकुम अस्सलाम जी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटा आप सभी? कैसे हैं बेटा? जल्दी से जुड़ जाइए। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम। राधे राधे, जय भीम, जय भीम, जय श्री श्याम। नमस्कार नमस्कार। चलिए चलिए, जल्दी से मुझे यह बता दीजिए सबसे पहले, क्या आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? क्या आप लोगों को बेटा स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है? फिर स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। फिर स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए बेटा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे लेक्चर को। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि सर पिछली क्लास में क्या हुआ था, जरा हमें यह बतलाइए। ठीक है बेटा जी। तो पिछली क्लास की अगर मैं बात करूं तो बेटा आप लोगों को याद होगा हमने डीयू के बारे में पढ़ा था। सर डीयू का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सर हिंदी में क्या कहा था इसे? हमें हिंदी में बताओ सर। तो बेटा हिंदी में हमने इसे बोला था असंतृप्तता की कोटि। क्या बोला था बेटा? असंतृप्तता की कोटि। इसके बारे में हमने चर्चा स्टार्ट की थी। इसको हम निकालना सीख रहे थे, ये क्या होता है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं और इसकी असंतृप्तता की कोटि हमें क्या बतलाती है, ये सब हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज क्या करेंगे सर? आज सबसे पहले तो बेटा हम वही, क्या कहानी सर, क्या कहानी करोगे? तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो किसके बारे में? असंतृप्तता की कोटि को आज हम कंप्लीट कर देंगे सर। चलो भाई, तो बेटा आज हम कंप्लीट कर देंगे सबसे पहले क्या? असंतृप्तता की कोटि को। ठीक है, ये कंप्लीट। इसके बाद सर आज ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या पढ़ना चालू करेंगे? तो बेटा आज हम पढ़ना चालू कर देंगे आईयूपीएससी नामकरण के बारे में। भैया तुम्हें पंडित बना दिया जाएगा। जैसे पंडित जी होते हैं ना, किसी बच्चे की जन्म तिथि या फिर भैया उसका जन्म स्थान वगैरह सब कुछ बता के फिर बता देते कि इस बच्चे का नाम इन इन अक्षरों पे रखा जाएगा। तो तुम्हें भी भैया पंडित बना दिया जाएगा। तुम्हारे सामने कोई यौगिक फेंक दिया जाएगा और पूछेगा कि बताइए इसका क्या नाम होगा आईयूपीएससी के अंदर। आईयूपीएससी नामकरण कीजिए इस यौगिक का, तो बेटा उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, हाँ सर हमें समझ में आती है इतनी बात। तो चलो बेटा सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में? सर हम चर्चा कर लेते हैं होमवर्क के बारे में। मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, पहले उनको डिस्कस करता हूं। तो शांति का दान दीजिएगा, शांति का दान दीजिएगा और ये देख लेना बेटा आप लोगों ने सही किया है या नहीं किया है। मैंने क्या तरीका बताया था, मैं फिर कहता हूं। कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे, मैंने एक का कमेंट तो अभी भी पढ़ा तुम्हारी क्लास लेने से पहले। किस किस बच्चे को लग रहा है कि फॉर्मूला ज्यादा सही है? डीयू निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था ना बेटा। ठीक है, देखो मैंने हथियार तुम्हें दोनों दे दिए हैं।
फॉर्मूला भी बता दिया। अब फॉर्मूले के अंदर किसका क्या मतलब है वो मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले से निकाल लो भैया, तब भी आंसर आएगा। और जो ये तरीका बता रहा हूं इससे भी आंसर आता है। तो अब हथियार तुम्हें दोनों पकड़ा दिए, अब कौन सा हथियार आप लोगों को चलाना है वो आप पे निर्भर करता है। किसी को फॉर्मूला आसान लगेगा तो फॉर्मूले से निकालेगा, किसी को यह तरीका आसान लगता है तो इससे रखेगा। सर इसमें रटना ज्यादा नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिकल चीजें दिखती हैं तो कर देते हैं। तो बेटा दूसरे के कहने पे मत चलना, के कहा कि सर फॉर्मूला बढ़िया है, उसने कहा तो हम फॉर्मूले से कराओ सारी चीजें। बेटा देखो फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये भी आपको बताता हुआ चल रहा हूं, तो आपकी मर्जी आप किसी से कीजिए, ठीक। तो सर यहां पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एन का मान। एन क्या है सर, दिए गए यौगिक में कार्बनों की संख्या, निकाल ली सर। फिर इसके बाद क्या करते हैं सर, फिर आपने कहा था उस एन के मान से हमें निकालना है सर एल्केन का क्या फॉर्मूला होगा। सर एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CH2N+2। यहाँ पे n का मान रखा तो कितना आप होगे C5H12 आएगा सर। अब क्या निकालेंगे सर, du निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, एल्केन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या माइनस में दिए गए यौगिक में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बटे में 2, तो ये तो शून्य आ जाएगा सर, क्योंकि 12 - 12 0, 0 बटे 2 0 होता है। तो इसका मतलब सर यहां पे कोई भी असंतृप्तता की कोटि नहीं है, यहां पे du का मान शून्य आएगा बेटा। du का मान शून्य होने का मतलब क्या है सर, मतलब इस यौगिक में ना तो तुम्हें कोई पाई बंद दिखाई देगा ना ही कोई वलय बनेगा यहां पे, ठीक है। चलो सर ठीक, अगले में आओ सर। यहां पे n का मान आएगा 4। सर इसके अनुसार अगर मैं एल्केन का मान लिखूंगा तो क्या बनेगा, C4H10। सर यहां पे du का मान कैसे निकलेगा, सर ये रहा मेरे पास एल्केन के अंदर हाइड्रोजन की संख्या माइनस में दिए गए यौगिक में बटे में 2, तो 10 - 4 6, 6 का आधा 3। तो यहां पे कितना du आ गया बेटा, 3 आ गया। कितना आ गया भाई, 3 आ गया। बहुत बढ़िया सर, ये तो आसान चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी सर। ये क्या था भाई, ये क्या था, ये मैं पिछली बार भी ऐसा लिख गया था, है ना, पिछली बार भी ऐसा लिख गया था। मुझे बस एक बार समय देना, मैं देख लेता हूं। हाँ C7H12 लिखा था मैंने। तो सर यहां पे n का मान 7 होगा, उसके बाद सर यहां पे आएगा C7H16। du का मान हम निकाल लेंगे 16 - 12 बटे में 2, तो ये आ गया सर 2। 16 - 12 4। समझ पा रहे हो ना बेटा, एल्केन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या माइनस में दिए गए यौगिक में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बटे में 2 कर दो। बड़ा आसान था, हाँ सर बड़ा आसान था। अब सर आपने फिर यहां पे दूसरी टाइप करवाई थी। दूसरी टाइप में मैंने क्या बोला था बेटा, यदि किसी ऑर्गेनिक यौगिक में तुम्हें हैलोजन दिखाई दे तो उस हैलोजन को आप लोगों को क्या मान लेना है, हाइड्रोजन मान लेना है। तो ठीक है ना सर, यहां पे निकाल के तो दिखलाओ। तो सर n का मान आता है यहां 4, तो सर n का मान 4 है, तो यहां पे एल्केन का मान क्या बनेगा, C4H10। du का मान कैसे निकालोगे सर, एल्केन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या माइनस में दिए गए यौगिक में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं। और सर यहां पे आपने तरीका क्या बोला था कि जब हैलोजन दिखे तो हैलोजन जितनी हो उतने क्या मान लो उनको, हाइड्रोजन परमाणु। तो कितनी हैलोजन दिख रही है बेटा, 1 2 3 4। तो इसका मतलब सर इस यौगिक के अंदर ना इन 4 हैलोजन को हम 4 हाइड्रोजन मान सकते हैं। ये तरीका है, ये तरीका है। तो सर 10 - 4 बटे में 2, तो ये आ गया 3। तो भैया इसका क्या हो जाएगा, du का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर, सर यहां पे भी बता दो ना, n का मान 4 आएगा सर। सर यहां पे एल्केन का मान क्या हो जाएगा, फिर से C4H10। सर यहां पे du का मान क्या होगा, जल्दी बोलिए सर। 10 माइनस में यहां कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, आप कहोगे सर 9 तो दिख ही रहे हैं, साथ में इस क्लोरीन को भी हाइड्रोजन मानूंगा,
तो कुल हाइड्रोजन कितने हुए? 9 और 1 10। तो सर 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 0। 0/2 भी क्या रहता है सर? 0 ही। तो मतलब सर इसके अंदर किसी भी प्रकार का डी नहीं आया, मतलब ना यहां पाई बंद होगा ना कोई वलय उपस्थित होगा। तो ये तो होमवर्क था बच्चे, ये आप लोगों का होमवर्क मैंने दिया था। ठीक है सर, अब तीसरा केस है। हमने पहला केस कौन सा किया था? जब ऑर्गेनिक यौगिक में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो। दूसरा केस कौन सा किया? जब ऑर्गेनिक यौगिक के अंदर हमारे पास हैलोजन आ जाए, तो वहां पे डी कैसे निकालेंगे। अब तीसरा केस आ रहा बेटा, जब हमारे पास क्या हो, किसी ऑर्गेनिक यौगिक में ऑक्सीजन आ जाए तो क्या करेंगे। भाई देख, बड़ा आसान है, मेरे ख्याल से मैंने करवा तो नहीं दिया था आप लोगों को, चेक कर लेता हूं। नहीं शायद करवाया नहीं था। चलो भाई अब सुनना, इसके लिए लिखना बेटा, यदि ऑर्गेनिक यौगिक में क्या जाए बेटा? ऑक्सीजन आ जाए तो उसे भुला दो। भुला दो का मतलब छोड़ दो। गाना सुना है ना, भुला देना मुझे है अलविदा तुझे। तो भाई ये ऑक्सीजन यही कहता है। ऑक्सीजन को भाई तुम 0 नंबर समझो। तुम्हारे कभी ना कभी जीवन में किसी ना किसी पेपर में 0 नंबर आए होंगे। नहीं आए तो बहुत बढ़िया बात है भाई, लेकिन जिनके आए हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो तुम उस पेपर को भूलना चाहते हो कि भाई उस समय तो मेरे उसमें 0 नंबर आए थे, तो वो तो मुझे भूलना है कि कभी मेरे 0 नंबर आए थे। तो सेम कहानी यहां ऑक्सीजन के साथ है। ऑक्सीजन ये कहता है कि यदि मैं किसी ऑर्गेनिक यौगिक में तुम्हें दिखाई दूं और तुम्हें डीयू निकालना हो तो मुझे भुला देना, मुझे इग्नोर करना कि भैया मैं वहां मौजूद हूं या नहीं हूं। ठीक है सर, तो सर कैसे करेंगे? तो यहां पे करके दिखाता हूं। एन का मान कितना है सर? 3। तरीका वही लगेगा। एन का मान है सर 3। तो सर यहां से हमारे पास क्या बनेगा बेटा? एल्केन का फॉर्मूला C3H8। सर डी का फॉर्मूला क्या होगा? सर ये देखो, यहां से क्या है सर मेरे पास? एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या माइनस में दिए गए यौगिक में कितने हाइड्रोजन परमाणु है? 6। सर ऑक्सीजन का कोई असर नहीं है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पे। क्यों? पिछली बार तो मैंने ये कहा था कि भैया जितने हैलोजन दिखें उतने हाइड्रोजन मान के उसको जोड़ लेना। जैसे यहां पे 9 हाइड्रोजन थे, एक क्या था बेटा? क्लोरीन। तो कुल कितने हो गए? 10। यहां पे 4 हाइड्रोजन थे तो 4 हाइड्रोजन को 4 हाइड्रोजन मान लिया। लेकिन सर अब इस ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, ये तो कहता है भुला देना मुझे। बस भाई कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन हटाओ, ये 6 करो, ये आया 2, 8 में से 6 गए 2, तो ये कितना आ गया बेटा? 1। तो सर डी का मान कितना आया? 1। एक और देखो, यहां पे एन का मान है 3। सर यहां पे फिर से बनेगा C3H8। डी क्या बनेगा मेरे बच्चे? सर फिर से 8 माइनस में 4। इन ऑक्सीजन को तो भुला देना है। सर 8 माइनस 4/2, तो ये आ गया 2। तो याद क्या रखना, जब भी किसी ऑर्गेनिक यौगिक में ऑक्सीजन देना हो, ऑक्सीजन दिया हो, ठीक है भाई, तो उस ऑक्सीजन को डीयू में निकालते वक्त हम नहीं लेते हैं, उसको भुला देना है। ठीक है, क्लियर है? तो भैया ये वाला तुम खुद निकाल के देख लेना, होमवर्क कर सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हैं। सर बहुत बढ़िया, कर लेंगे भाई। अब जैसे देखो यहां पे इस वाले सवाल को जरा देखिए, खुद निकालो, मैं भी निकाल रहा हूं। इसका डीयू निकालना है। अब इसमें क्या हुआ बेटा? इसमें ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है, मतलब हैलोजन भी है। तो सर जो पीछे हमने केस किया ना, दोनों को जोड़ दो। डीयू निकालते वक्त ऑक्सीजन को भुला देना है और जितनी हैलोजन है उतने हाइड्रोजन मान के उसको जोड़ते हुए चलना है। ठीक है ना भाई? तो एन का मान है 6। तो सर एल्केन क्या होगा? C6H14। सर डीयू क्या हो जाएगा? 14 माइनस में 14 माइनस में अब कितने हाइड्रोजन है सर वो गिनो। 4 तो दिख रहे हैं, ऑक्सीजन का कोई काम नहीं, 2 हैलोजन यहां है। सर जितनी हैलोजन हो उतने हाइड्रोजन, तो 4 और 2 6। तो सर -6 करूंगा बटे 2, तो ये आ जाएगा 4।
ये 6 कैसे आया पता चला? बेटा ऑक्सीजन का तो कोई लेना देना है ही नहीं, इसको तो भुला देंगे, और जितने हैलोजन दिखे उतने हाइड्रोजन मान के उसको आगे की कहानी बढ़ाएंगे। ये भी कर सकते हो अब तो। हाँ सर, ये देखो इस ऑक्सीजन का तो कोई कार्य ही नहीं है। तो सर आपने पिछली क्लास में करवाया था, यदि तुम्हारे सामने कोई ऐसा यौगिक पटक दिया जाए जिसके अंदर कार्बन उपस्थित हो, खाली हाइड्रोजन दिखे ही ना, तो भाई ऑक्सीजन को तो भुला देना है ना। तो मैं तो क्या मान के चलूंगा, मेरे पास सिर्फ कार्बन है, तो वहां पे डी का मान कैसे निकालते थे मेरे बच्चे? N+1 फॉर्मूले से निकालते थे। N क्या है? कार्बन एटम की संख्या। तो सर यहां पे 1 + 1 कितना आएगा? 2। तो CO2 में डी का मान कितना था? 2। देख लेना, पिछली क्लास में ये चीज करवाई थी। ठीक है, अब ये वाला मेरे बच्चों तुम्हारा होमवर्क है। ये तो वैसे भी दिख रहा है सर, ऑक्सीजन को हटा देंगे, सिर्फ कार्बन कार्बन दिख रहा है, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा N+1। तो N का मान ये रहा 3, 1 जोड़ूंगा तो 4, तो सीधा सीधा डी का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे बच्चे? 4 आएगा। बहुत सही सर, शानदार बात है, आपने तो आंसर ही बता दिया। अब आगे चलो, अब आगे चलो। अब कौन सा केस आ रहा है बेटा? चौथा केस। पहला केस कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया। पहले केस में सर ऐसे ऑर्गेनिक यौगिकों का डी निकाला जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन थे। दूसरे केस में सर हमने ऐसे ऑर्गेनिक यौगिकों का डी निकाला जिसमें क्या था बेटा? कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी। ठीक है, और सर तीसरे केस में हमने ये देखा ऑर्गेनिक यौगिक में जब ऑक्सीजन आ जाए तो डी निकालते हो तो उसको भुला देना है, उसका कोई रोल नहीं है सर, उसको तो हम कांटा मार के हटा देंगे। अब चौथा केस क्या है? जब ऑर्गेनिक यौगिक के अंदर नाइट्रोजन दिखाई दे तो किस प्रकार से करेंगे सर? तो सर इसमें याद रखना है, यदि ऑर्गेनिक यौगिक में क्या दिखे? नाइट्रोजन हो तो उतने हाइड्रोजन कम कर दो। कहने का तात्पर्य अब यहां पे घटाना है। क्या घटाना है सर? हाइड्रोजन परमाणु। कितने घटाने हैं सर? जिस यौगिक में जितने नाइट्रोजन परमाणु दिखे। मान लो भैया कोई ऑर्गेनिक यौगिक दिया जिसमें 1 नाइट्रोजन परमाणु है, तो उस यौगिक के अंदर हाइड्रोजनों की संख्या क्या होगी? कुल हाइड्रोजन परमाणु माइनस में 1 कर दोगे। जैसे इसका उदाहरण देता हूं, ये रहा सर, यहां पे N का मान आएगा 3। सर यहां पे फॉर्मूला बनेगा C3H8। सर डी क्या होगा? वही सर, एक तो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु माइनस में यौगिक में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो सर दिए गए यौगिक में मुझे दिख रहे हैं 9 हाइड्रोजन परमाणु, तो 8 - 9 नहीं करूंगा, क्योंकि सर आप ही ने लिखवाया है यदि ऑर्गेनिक यौगिक में नाइट्रोजन हो तो उतने हाइड्रोजन कम कर दो जितने नाइट्रोजन दिखे। तो सर 9 में से 1 घटा दोगे तो 8, तो 8 - 8/2, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? मेरा 0 है। तो मतलब इसके अंदर कोई भी डी नहीं है, समझे? नाइट्रोजन दिखे तो उतने हाइड्रोजन कम कर दो दिए गए यौगिक में। सर यहां पे आओ, सर यहां पे आओ, N क्या है सर? 2, तो क्या बनेगा? C2H6। सर यहां पे डी का मान क्या आएगा? फिर से 6 - 2/2, तो ये आ गया 2। सर ये 2 कैसे आया? सर यहां पे 3 हाइड्रोजन परमाणु थे तो 1 नाइट्रोजन, तो जितने नाइट्रोजन परमाणु दिखे उतने हाइड्रोजन घटा देने हैं ना भैया। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 ही तो बचेगा। क्लियर? आ जाओ अगले में आओ। सर यहां पे करो, इसके अंदर निकालो बेटा, खुद से निकालो। सर N का मान कितना है? 3। सर क्या बनेगा? C3H8। सर डी का मान बोलिए। सर यहां पे दिख रहा है 8। अब इसके अंदर क्या गिनने हैं मेरा बेटा तुम्हें? हाइड्रोजन परमाणु। अब सर यहां पे नाइट्रोजन भी दिख रहा है और हेलोजन भी, तो मतलब 2-2 बिंदु लगाने पड़ेंगे। सर पहला तो क्या, जितने हेलोजन दिखे उतने हाइड्रोजन ऐड करो,
तो 5 और 2 7 हो गए सर, तो 7 हाइड्रोजन। लेकिन सर जितने नाइट्रोजन हो उतने हाइड्रोजन कम करो, तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा सर 6। तो सर यहां 6 माइनस करूंगा बटे 2 तो कितना आ जाएगा बेटा 1। ये 6 कैसे आया पता चला मेरे बच्चे? सर 5 थे, जितने हैलोजन उतने ऐड किए और जितने नाइट्रोजन उतने हाइड्रोजन माइनस किए, तो मतलब 5 जमा में 2 माइनस में 1, तो 5 जमा 2 7, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा सर 6। तो चीज कर दी हमने, ठीक है। तो नाइट्रोजन जब भी हो तो याद क्या रखना है, उतने हाइड्रोजन परमाणु हमें कम करने हैं, उतने हाइड्रोजन परमाणु हमें मेरे बच्चे कम करने हैं। ये वाले सब आपके होमवर्क रहेंगे, इसको निकाल के देखना। अब ऑक्सीजन के साथ क्या करना है, नाइट्रोजन के साथ क्या करना है, हैलोजन के साथ क्या करना है, अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। जल्दी बताओ बेटा, क्या ये सारी चर्चा आपको समझ में आ गई? फिर मैं अगले प्रकार पे बढ़ता हूं और वो क्या है, केस 5वां। 5वें केस की तरफ बढ़ता हूं, जल्दी बताओ। पीछे वाली चर्चा समझ में आ गई बेटा? आसान थी, बड़ी आसान थी बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आया ना? बहुत बढ़िया। देखो भैया, दिक्कत किसे आएगी? जो पिछला लेक्चर पढ़ के नहीं आया, उस मेंढक को बड़ी दिक्कत आएगी भैया, जिसने पिछला लेक्चर पढ़ा नहीं है और वो चुपचाप उठ के आ गया है और कह रहा है कि नहीं समझ में आएगा तो मास्टर को फिर से चैट में बोलेंगे फिर से समझाओ, फिर से नहीं आएगा तो फिर से बोलेंगे फिर से समझाओ। बेटा देखो, दिक्कत समझाने की नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि ये चीज आसान थी, अगर आप पढ़ के आते तो चीज समझ में आ जाती। अब आप क्या कर रहे हैं, मेहनत नहीं, आप टीचर पे डिपेंडेंसी ले आए हैं अपनी। किस पे ले आए हैं? टीचर पे। बहुत बढ़िया, टीचर पे डिपेंडेंसी गलत नहीं है, लेकिन किसी पे पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना ये बात गलत होती है। अब मैंने तुम्हें ये चीज समझा दी भैया, तो अब ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि इसको पढ़ के आओ। पिछले लेक्चर को हमेशा पढ़ के आओ बेटा, आगे आने वाले में। अब एक बच्चा बोल रहा था कि सर आप कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर नहीं लेते हो। तो बेटा देखो ये मुझे भी दिख रहा है कि आपके ना थोड़ी सी अभी लेक्चर कैंसिल हो रहे हैं, कुछ स्थितियां ऐसी बनी है मेरे साथ कि मुझे थोड़ी सी छुट्टियां लेनी पड़ रही हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए बेटा, अब रेगुलर चलेंगी क्लास। अब बेटा एकदम से स्थितियां बदल जाए तो उस टाइम तो करना पड़ता है ना, परिवार भी है। अब आप खुद सोचो, जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो कभी ना कभी तो आप भी छुट्टी लोगे ना, आप भी कहोगे ना भाई परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए चाहिए। तो मरीज आपको आके ये थोड़ा ना कहेगा कि डॉक्टर साहब आप ना छुट्टियां बहुत मारते हो, आप हमें मिलते नहीं हो यहाँ पे। तो समझो इस बात को, परिवार जब होता है तो दूसरे भी कर्तव्य होते हैं जिनको निभाना जरूरी होता है। तो ये नहीं कह रहे कि ये जरूरी, ये भी जरूरी है, वो चीजें भी जरूरी हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ सर, आप हमें अब समझाओ सर, अब ये समझेंगे सर, बड़ा मजा आएगा। अब देखो भाई, अब देखो, अभी तक बेटा पीछे मैंने तुम्हें ऐसे फॉर्मूले लिख के दिए और उसका डीयू पूछा, इनका डीयू पूछा, तो इसका मैंने तरीका बता दिया। अब क्या है सर, अब आपके सामने यौगिकों की संरचना बना दी गई। एक ये यौगिक दे दिया सर, एक ये दे दिया, ये दे दिया, और ये यौगिक देने के बाद आपसे पूछा कि बताओ भाई डीयू का मान कितना है इन यौगिकों में, इस यौगिक में डीयू का मान कितना, इस यौगिक में कितना, इस यौगिक में कितना है। तो जब भी आपको क्या दे रखी हो, संरचना दे रखी हो, ये 5वां केस है, जब आपको क्या दे रखी हो बेटा मेरे पास, इसको बोलते हैं 2D संरचना। जब आप लोगों को 2D संरचना दे रखी हो तो उसके अंदर डीयू का मान कैसे निकालते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। मैं इसके अंदर आपको बता देता हूं यहां पे करके। पहले बेटा किसी भी संरचना को देखकर डीयू का मान कैसे निकालेंगे, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, उसी की चर्चा कर रहा हूं कि भैया दी गई संरचना में डीयू का मान कैसे निकालेंगे, हमें यह करना है। तो आपको बस एक बात याद रखनी है, यदि दी गई संरचना में तुम्हें क्या दिखे, एक पाई बंद दिखे, तो एक पाई बंद बराबर होता है एक डीयू के। यदि तुम्हें वहां पे क्या दिखे, एक वलय दिखे,
एक वलय का मतलब एक रिंग दिखे, तो एक रिंग भी बराबर होती है किसके बेटा, एक डी यू के। बस ये आपको याद रखना है, एक पाई बंद बराबर होता है एक डी यू, एक वलय मतलब होता है एक डी यू। अब आपको यही देखना है कि जो संरचना दी गई है उसमें कितने पाई बंद हैं और कितने वलय हैं, उन सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो जवाब आएगा वही तुम्हारा डी यू होगा। कैसे सर, इसमें देखो, जल्दी बताओ बेटा, इस संरचना के अंदर सॉरी बेटा, इस संरचना के अंदर जल्दी बताओ कितने पाई बंद है, तो तुम कहोगे सर एक पाई बंद है। क्या यहां पे तुम्हें कोई वलय दिखाई दे रहा है, नहीं, तो एक पाई बंद है, तो इसका मतलब सर ये एक डी के बराबर है, मतलब सर इस संरचना का डी का मान एक आएगा। ठीक है सर, यहां बोलो सर, यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, दो पाई बंद आ रहे हैं, दो पाई बंद है, कोई वलय नहीं है, जीरो वलय, तो सर यहां पे डी का मान कितना हो गया, दो डी आ गया सर इसका। यहां पे देखो, यहां कितने पाई बंद है, तो आप कहोगे एक दो तीन, सर तीन पाई बंद, सर जितने पाई बंद होंगे उतने क्या होगा सर, डी का मान होगा, क्योंकि एक पाई बंद बराबर होता है एक डी के। तीन पाई बंद किसके बराबर होंगे, तीन डी के। अब इसकी चर्चा करो, सर यहां कितने पाई बंद दिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर तीन पाई बंद दिख रहे हैं। सर वलय कितना दिख रहा है, एक वलय दिख रहा है, सर एक वलय है भैया, ये एक रिंग दिख रही है तो एक वलय हो गया। सर तीन पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तीन पाई बॉन्ड, तो सर डी कितना हुआ, सर तीन पाई बंद की वजह से यहां पे डी आया तीन, और एक वलय किसके बराबर है सर, एक डी के, तो सर इसकी वजह से भी तो एक डी आएगा, तो कुल डी का मान कितना हुआ सर, चार डी हो गया। तो सर ये जो बेंजीन है इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, बेंजीन बोलते हैं। तो बेंजीन के लिए किसी ने आपसे पूछा डी का मान बताओ, तो कितना आएगा, चार। चार क्यों आया सर, क्योंकि सर उसमें तीन पाई बंद है और एक वलय है, तो सर तीन पाई बंद की वजह से तीन डी, एक वलय की वजह से एक डी, तो कुल डी का मान कितना हुआ, दोनों को जोड़ूंगा तो चार डी। सेम कहानी यहां पे होगी। हाँ सर, अब सबसे पहले देखो कितने पाई बंद, अब तो काउंटिंग कर लो भाई, एक दो तीन चार पांच, पांच पाई बॉन्ड, कितने वलय दिख रहे हैं, दो, कितने भाई, दो, तो लिख देता हूं। कई बच्चे कहेंगे सर लिखो, हमें नहीं पता, हम तो मेंढक हैं, हमें तो लिख के दो, और दो क्या है बेटा, वलय, तो सर पांच पाई बंद के लिए पांच डी आएगा, जमा में दो वलय के लिए क्या आएगा सर, दो डी, तो कुल डी का मान कितना होगा सर यहां पे, सात। तो इस संरचना के लिए, इस यौगिक के लिए कितना आया मेरे बच्चे, सात डी आया। अब ये है आपका होमवर्क, ये आप लोगों का होमवर्क है। जल्दी से पहले मुझे बताओ, संरचना से कैसे हम डी निकालेंगे, क्या ये बात पल्ले पड़ गई है, क्या ये बात पल्ले पड़ गई है मेरे बच्चे, जल्दी बोलो मेंढ को। ऑल क्लियर, 7 डी, बहुत सही। अरे वाह यार, कमाल है, तेज हो, बहुत तेज बच्चे हो भाई, बड़े तेज मेंढक हैं ये, जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है, बहुत सही, बहुत सही, शानदार शानदार शानदार। ये होमवर्क है मेरे बच्चे, ठीक है, और ये सारा भी आपका होमवर्क वाला रहेगा। इन सब में भी आपको डी निकालना है। डी निकालने के लिए संरचना में देखना ही क्या है सर, पाई बंदों की संख्या जमा में वलय की संख्या, बस जितने पाई बंद दिखे और जितने वलय दिखे उनको जोड़ देंगे सर, वही डी का मान आएगा। तो बेटा ये सब के अंदर आप डी का मान निकालोगे, इन सब के अंदर आप डी का मान ज्ञात करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, शानदार। अब है चौथा केस, ये थोड़ा हटके है, थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूं, थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूं भाई, ठीक है। ये लेवल अप क्यों कर रहा हूं, जरा मेरी बात को गौर से सुनना मेरे बच्चे। आसान है, लेवल अप का मतलब आसान है, थोड़ा सा ऊपर पे लेके जा रहा हूं, क्योंकि जब तुम किताबें सॉल्व करोगे ना मेरे बच्चे, कुछ मेंढक होते हैं, कुछ मेंढक होते हैं,
जो बुक सॉल्व करते हैं, बुक ले आएंगे एक अच्छी से और उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बुक्स के अंदर ऐसे सवाल मिल जाते हैं और वहां पे कहेगा मान लो ये बक्सा सा बनाया मैंने, एक घन है ये क्यूब, घन बोलते हो ना भैया इसे हिंदी में, क्यूब है ये, और कहेगा इस क्यूब की क्या बताओ बेटा, तुम्हें कहेगा भाई इसकी डी बताओ, क्या बताओ भाई इसकी डी का मान बताओ, तो तुम कहोगे सर अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो बहुत बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, बहुत लंबा, पहले तो मुझे ये गिनना पड़ेगा कितने कार्बन है यहाँ, उसके अंदर कितने हाइड्रोजन है, फिर मैं निकाल सकता हूं। देखो कार्बन गिनने में दिक्कत नहीं है सर, जो जो कोने हैं ना वहां हर जगह कार्बन है, तो कितने कोने हैं मेरे बच्चे इसके पास वो आप गिन लोगे। अरे भाई साहब ऐसे मत करो, तो कितने कोने हैं सर, 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं, तो क्या है भाई ये 8 कार्बन, तो n का मान पता चल गया तुम्हें, n का मान पता, देखो फॉर्मूले से भी कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो n का मान कितना है मेरे बच्चे 8, n का मान आ गया सर 8, ठीक है, तो सर यहां से एल्केन का मान क्या आएगा C8, एल्केन का फॉर्मूला क्या बनेगा C8H18, सर डी का मान कैसे निकालेंगे 18 माइनस में, सर अब इसके अंदर आपको गिनना पड़ेगा कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, तो सर गिन लेते हैं, गिनने में कुछ जा नहीं रहा, हम गिन लेते हैं। तो देख भाई इस कार्बन ने, जो यहां वाला कार्बन है, इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इधर एक इधर एक नीचे, तो 3 बनाए हुए हैं सर, एक की कमी दिख रही है, तो मतलब इसके ऊपर एक हाइड्रोजन होगा सर, मैं दूसरे रंग से दिखा देता हूं, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, इधर भी देख लो भाई इसके ऊपर भी सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा, क्यों, क्योंकि सर इस कार्बन ने 3 तो बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इसके साथ एक इधर एक नीचे, और कार्बन 4 ही बना सकता है सर, तो 3 बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा वो हाइड्रोजन ही तो है, तो सर यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन हुए सर 8, तो सर दिए गए यौगिक में कितने हाइड्रोजन आए सर 8, तो सर 8 बटे में 2, तो ये आ गया 5, फॉर्मूला है भाई, ऐसी तो करता आया हूं तुम्हारे साथ अभी तक, यही तो कहानी करते आए हैं पीछे कि सर दिए गए यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या निकालो, फिर वहां से एल्केन बनाओ, फिर दिए गए यौगिक में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकाल लो सर, फिर एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु माइनस में दिए गए यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु बटे 2, कर लेंगे सर, लेकिन सर कोई तरीका भी है क्या इसका, हाँ भाई सुनना, अब इसका एक और तरीका है, तुम्हें देखना क्या है, यदि तुम्हें क्या दे रखी हो बेटा 3D संरचना दी हो, ये 3D संरचना है ना भाई, क्यूब क्या होता है एक 3D संरचना होती है, ठीक है, जरा गौर फरमाना भाई, जरा गौर फरमाना, मैं चलो हाइड्रोजन रखे रहने देता हूं, अभी जरा मेरे बच्चे गौर फरमाना, यदि आपको 3D संरचना दे रखी हो और उस 3D संरचना का आपसे क्या पूछ ले बेटा डी का मान, इस तरीके से तो तुम निकाल ही सकते हो, लेकिन कई बच्चे कहते हैं सर टाइम बहुत लग जाएगा, तो कोई दूसरा तरीका भी बताओ, तो एक और तरीका बताता हूं, 3D संरचना जब तुम्हें दे रखी होगी तो उसके अंदर वलय बनेंगे, कुछ रिंग बनेंगी, जैसे देखो मान लो भाई एक कमरा है ना, कमरे की एक दीवार क्या एक वलय ही तो है, जिसकी क्या बेटा 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाओं से मिलकर एक दीवार बनी है ना भाई, चाहे छत देख लो चाहे फर्श देख लो चाहे साइड की दीवारें देख लो, तो क्या बेटा एक वलय है, एक रिंग ही है, तो तुम्हें क्या देखना है इस 3D संरचना के सभी वलय को मुझे खोल देना है, उनको खोलने के लिए तुमने कितने बॉन्ड तोड़े, जितने बॉन्ड तुम इस 3D संरचना को खोलने के लिए तोड़ोगे वही तुम्हारे डी का मान होगा, कैसे समझाता हूं, मान लो भाई मैंने इस बॉन्ड को हटा दिया, यहां से ये जो ब्लैक कलर कर दिया, मान लो यहां से ये बॉन्ड हटा दिया, तो देखो ये हटाते ही क्या हो सर, ये वाली जो रिंग यहां बनी हुई थी वो हट गई सर, अब ये खुल गई यहां से, ठीक है सर, फिर क्या किया मैंने, देखो ऊपर भी एक रिंग बनी हुई है, बोलो हाँ के ना, ये ऊपर एक रिंग बनी हुई है ना, तो मान लो मैंने ये वाला बॉन्ड हटा दिया यहां से, तो ये रिंग भी खुल गई, देखो तो 2 बॉन्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन अभी भी रिंग दिख रही है, हाँ सर ये नीचे की तरफ रिंग दिख रही है सर, नीचे जो फर्श है, तो सर मान लो मैंने ये वाला बॉन्ड हटा दिया, यहां से ये वाला कोई भी हटा दो भाई तुम्हारी मर्जी है, मैंने ये हटा दिया, अब कौन सी रिंग दिख रही है तुम्हें,
अब देखो भाई, क्या कोई सी यहां पे तुम्हें रिंग दिख रही है? अब तुम्हें कौन सी रिंग दिख रही है? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। अब भाई देखो, एक ये गई, एक ये गई, एक ये गई, 3। अब मुझे कौन सी वाला रिंग दिख रही है? 1 मिनट देना भाई, मैंने सही किया है। ये हटाया तो ये रिंग ओपन हो गई, ये हटाया तो ये रिंग ओपन हो गई, ठीक है। ये हटाया तो नीचे वाली भी ओपन हो गई, ये वाली भी हो गई, तो ये तो 3 ही है भाई। ये तो भाई, ये तो फिर हमारा गलत हो गया, क्योंकि इस तरीके से तो 5 आना चाहिए। मैंने सही किया। एक बार इसको हटा दूं, 1 2 3। 1 मिनट दीजिएगा भाई, क्या किया मैंने? 1 मिनट देना बेटा, दोबारा करते हैं। एक वाला खोल दिया मैंने, ये वाली दीवार को खोल दिया, ठीक है। अब कौन कौन सी दीवारी बची? पीछे वाली बची है, इधर वाली बची है, नीचे वाली बची है और ऊपर वाली बची है, ठीक है। ठीक है सर, सर ये खोल दिया मैंने, ऊपर वाली दीवार खुल गई, पीछे वाली दीवार भी खुल गई, ठीक है। अब कौन सी दीवार ये बची है फर्श, तो ये खोलूंगा तो ये तो 3 में ही खुल गई भाई, तो 3 में ही खुल गई। गलत है, ये तरीका तो गलत हो गया हो। तो भैया कैसे करते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सही, बहुत सही भाई। एक एक चीज जो गड़बड़ कर गया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं कोई दूसरा तरीका लगा रहा हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखो भाई, देखो, हाँ याद आ गया। सॉरी बेटा जी, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत करवा रहा था, गलत करवा रहा था शायद मैं। देखो 3D संरचना में जो डी का मान होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? वो होता है फलक संख्या, फलक संख्या माइनस में 1। सर फलक क्या होता है? सर फलक संख्या का मतलब होता है फेस नंबर, नंबर ऑफ फेस माइनस में 1 कर दो, ऐसे लिखते हैं इसको। फलक का मतलब क्या है सर? कितनी दीवारें हैं ये गिन लो सर। एक कमरे में कितनी दीवारें होती हैं सर? 6 होती हैं। कैसे सुनना, कितनी होती है बेटा? 6। अब सुनना भाई, एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, एक सामने एक पीछे, 4 तो हो गई। लेकिन सर ये ऊपर नीचे वाली भी तो दीवारें हैं, बस इनको हम बोल क्या रहे हैं बेटा? ऊपर वाली को छत बोल दिया, नीचे वाली को फर्श बोल दिया। तो सर एक दीवार का मतलब होता है एक फलक, ठीक है। तो सर 4 दीवार का मतलब 4 फलक। ऊपर वाली छत भी सर एक दीवार ही है, बस उसका नाम छत रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सर दीवार नहीं है, वो दीवार ही है सर, ठीक है। 5वां फलक ये रहा सर, और फर्श को हम छठा फलक बोलते हैं। तो सर एक कमरे में 6 फलक होते हैं, तो इसका मतलब जो एक घन है, जो एक क्यूब है बेटा, इसके अंदर भी कितने फलक होंगे सर? 6 होंगे। तो 6 माइनस में 1, तो कितना आ गया मेरे बच्चे? 5 आ गया। हाँ ये सही है कि सर 3D संरचना में यदि मुझे डी का मान निकालना हो तो ये देख लो भाई, वहां पे तुम्हें कितने फलक दिखाई दे रहे हैं। जितने फलक दिखाई दें उसमें से 1 माइनस कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा? संख्या आ जाएगी। किसकी बेटा? डी का मान आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। अब ये फलक गिनने आने चाहिए तुम्हें। फलक का मतलब समझते हो ना भाई? कितने फेस हैं, कितने फलक बने हुए हैं। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, मैंने कहा भाई यहां पे बताओ, इसको बताओ भाई, इसके अंदर कितने फलक हैं? ये तुम्हारे लिए सवाल है, जरा सोच के बताओ बेटा, इसके अंदर फलक संख्या कितनी है? आपको बताना है इसमें। फलक संख्या का मान बताइए बेटा, जल्दी से चैट बॉक्स में इसका बताओ मुझे, इसके अंदर कितनी फलक संख्या है? तुम्हें मजा आ जाएगा। अब देखो 3D संरचना है तो तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा ये बनी कैसे है, तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा ये बनी कैसे है भाई। इसमें फलक संख्या बताइए कितनी है? सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के फलक संख्या बोलना बेटा। बहुत सही, बहुत सही, ज्यादातर बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। इसमें कितने फलक है बेटा? 5। एक तो देखो सर ये सामने वाली दीवार,
एक ये इधर वाली, एक ये इधर वाली, एक ऊपर एक नीचे। जिसको नहीं समझ में आ रहा ना वो क्या करो, तीन तीन किताबें ले लेना और उन तीन किताबों को कैसे रखना है भाई, कैसे रखना है, दो को तो ऐसे जोड़ के रखना और एक इधर लगा देना, मतलब एक त्रिभुज के रूप में रख देना। तीन किताबें लेना और त्रिभुज के रूप में रख देना, तो यही तो चीज बन जाएगी भाई। तो वो तीन किताबों ने तीन दीवारें बना ली, तो एक ऊपर त्रिभुज की आकृति बनेगी, एक नीचे बनेगी, तो वो भी तो फलक ही है भाई। तो देखो ये एक ऊपर त्रिभुज बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, तो दो फलक तो ये हो गए सर। एक सामने इधर है सर, एक इधर है, एक इधर है, तो पांच फलक हैं। तो कितने हैं मेरे बच्चे, पांच। तो सर यहां डी का मान कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1, तो ये आ गया 4। तो 3D संरचना में कैसे निकालोगे, फलक संख्या देखो, माइनस में 1 कर दो, तो वहां पे क्या आ जाएगा सर, मेरे पास डी का मान आ जाएगा। 5 है बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, तीन किताबें लेना और उन तीन किताबों से क्या बनाना बेटा, त्रिभुज बनाना, तो ऐसी आकृति बनेगी। फिर उसके अंदर देख लेना भाई कितने फलक दिखाई दे रहे, कितनी दीवारें हैं। तो सर तीन किताबों का मतलब तीन दीवारें तो तुमने बना दी, तो सर एक छत भी तो होगी, जो खोखली दिख रही है ना उसको भी तुम ऐसे सोच लेना ढक दिया है तुमने, और एक नीचे फर्श भी तो होगा उसका, ठीक है। तो 5 है और ये है तुम्हारा होमवर्क, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसके अंदर तुम डी का मान पहले तो वही निकालना, क्या बेटा, फलक संख्या निकालना। फलक संख्या जब तुम्हें पता चल जाए उसके बाद तो फिर क्या करना है बेटा, डी कैसे निकालोगे सर, कहोगे तुम फलक संख्या माइनस में क्या कर दोगे मेरे बच्चे, 1 कर दोगे। ये आपका होमवर्क है, इसे थोड़ा सा सोच के फिर कीजिएगा, सोच समझ के फिर कीजिएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ये हमें समझ में आ गई है कहानी। तो ये खत्म होता है मेरे बच्चे आप लोगों का असंतृप्तता की कोटि का पूरा टॉपिक। असंतृप्तता कैसे निकालेंगे ये सारे केस मैंने आपको करवा दिए। तो कितने केस किए हैं बेटा हमने, शुरू से बताता हूं, अब जरा गौर से सुनना। अब देखो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, अगर आपको ये चेक करना हो ना कि आपको कितना टॉपिक याद है, तो कहीं पे भी रैंडमली बैठे हुए ना ऐसी चीजें याद करने लग जाया करो कि सर ने असंतृप्तता की कोटि का टॉपिक करवाया था, उसके अंदर कितने केस बताए थे और कौन कौन से केस थे। तो केस पहला याद किया कि जब ऐसे ऑर्गेनिक यौगिक दिखे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो वहां डी कैसे निकालेंगे सर ने बताया था। दूसरा केस था जब हेलोजन आ जाए ऑर्गेनिक यौगिक में, तब वहां कैसे निकालेंगे ये पता था, और तुम्हें याद आ रहा है कि हाँ हेलोजन होगा तो वहां डी का मान कैसे निकालना है, हेलोजन को हाइड्रोजन की तरह मान लेना है। फिर तुमने देखा था तीसरे केस में ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन को तो भुला देंगे सर। चौथे में नाइट्रोजन आ जाता है, चौथे केस में नाइट्रोजन। पांचवें के अंदर सर 2D संरचना बताई थी सर ने, और छठे में 3D संरचना में। तो सर 6 केस किए हैं। अगर कोई भी भूल जाओ तो सेम टाइम उठ के किताब या नोट्स खोलो और फिर देखो भाई ये क्या था केस। ये होती है ललक, ये होती है भैया क्या, तुम्हारे अंदर की जो आग। तुम सोच रहे हो कि भाई केस तो ज्यादा थे लेकिन मुझे तो 3 ही याद आ रहे हैं, 3 तो याद ही नहीं आ रहे, तो उठा के नोट्स देखो कब, अच्छा ये वाले थे भूल गया था, अब ये याद कर लूं मैं नहीं कह रहा केमिस्ट्री में ऐसा करना, तो हर एक में ऐसा करो भाई। कोई टॉपिक पढ़ा है उसको रैंडमली उठा के सोचने लग जाओ कि भाई सर ने ऐसा कुछ बताया था, ये करवाए थे तो कैसे था, उसमें क्या क्या बताया था, फिर देखो तुम्हें कितना याद और कितना भूल गए हो। ऐसे प्रैक्टिस करो, ठीक है सर। सर अब हम क्या करने वाले हैं, तो बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अब जरा हेडिंग डाल लीजिए IUPSC नामकरण। हम पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे किसके बारे में, IUPSC नामकरण के बारे में, IUPSC नामकरण के बारे में। अब कुछ बच्चों को जिज्ञासा होगी कि सर ये IUPSC का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ बेटा। IUPSC एक एब्रीवेटेड फॉर्म है, क्या है, एब्रीवेटेड फॉर्म है, ठीक है। एब्रीवेटेड का मतलब छोटे रूप में लिख देते हैं ना कई चीजों को हम, जैसे हम लिखते हैं VIP,
वीआईपी क्या होता है सर? एब्रीवेटेड फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन सर। ठीक है। ओके का मतलब क्या होता है सर? ओके भी भाई ऐसे नहीं था, ओके भी अलग। चलो वहां पे नहीं जाऊंगा, वहां पे पहले सर इसकी फुल फॉर्म बता दूं मैं। तो आई से होता है सर हमारे पास क्या? इंटरनेशनल। ये लिख लो भाई, कई बच्चों को बड़ी जिज्ञासा रहती है सर इसकी फुल फॉर्म तो आपने बताई नहीं, तो बता दे रहा हूं मैं। इंटरनेशनल। यू से होता है सर यूनियन ऑफ। पी से होता है प्योर। एंड ए से होता है सर अप्लाइड। और सी से होता है सर केमिस्ट्री। ये है भैया इसकी फुल फॉर्म। यहां से आई लिया, यहां से यू लिया, यहां से पी लिया, यहां से ए लिया, यहां से सी। ये ऑफ और ए के लिए हमने कुछ नहीं जोड़ा है, हमने सीधा इसको क्या बोल दिया? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ। मतलब एक संघ बना हुआ भाई, उस संघ का नाम है ये। अब केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें होती है ना कि भाई इसको आगे से ये बुलाएंगे, इसको हम ये कहेंगे, ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, तो इस संघ के अंदर बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत सारे साइंटिस्टों से मिलके ये एक संघ बना है। वो बैठेंगे कहीं पे मीटिंग वीटिंग करेंगे भाई, और फिर वहां पे जो डिसीजन होगा वो फिर पब्लिश कर देंगे कि भाई आज से हम इस चीज को ऐसे करेंगे, तो आज से ये ऐसे चलेगी। समझ गई? तो इसका काम है, यूनियन का मतलब होता है संघ, एक ग्रुप बना हुआ, एक समूह बना हुआ है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो सर अब हम यहां पे करेंगे क्या सर? हमें ये तो बताइए। अब सबसे पहली बात तो मेरे बच्चों, एक बात को दिमाग में अच्छे से रमा लो, बैठा लो। अब हमें यहां पे सीखना क्या बेटा? तुम्हारे सामने कोई यौगिक का फॉर्मूला लिख देगा, जब उसकी संरचना बना देगा और कहेगा भाई इस यौगिक का क्या बताओ, नाम बताओ। कौन सा नाम बताओ? IUPAC। बेटा दो प्रकार के नाम होते हैं कई यौगिकों के, एक होता है IUPAC नामकरण जो अभी हम सीखेंगे, एक होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम बदलता रहता है, जैसे तुम्हारा होता है ना एक घर का नाम होता है सर, एक हमारा होता है स्कूल का नाम जो असली वाला होता है। अब देखो सबके घर के नाम नहीं होते, तुम ये नहीं कह सकते कि सर सबके घर के नाम होते हैं, हमारा घर का नाम अलग है सर, मेरा स्कूल का नाम अलग है। हर एक बच्चे के साथ नहीं होता भाई ऐसा, तो सेम कहानियां है। स्कूल का नाम तो सबका है ही सर, अब कुछ बच्चों का घर का नाम अलग होता है, तो जो घर का नाम है ना वो है तुम्हारा कॉमन नेम। और कॉमन नेम भाई बदलता रहता है, कॉमन नेम बदलता रहता है, लेकिन स्कूल का नाम तुम्हारा सेम रहता है। कैसे? अब जैसे मेरा भतीजा है, मेरा भतीजा है, मैं उसको मेंढक बुलाता हूं, मैं उसे मेंढक बुलाता हूं, तो मैं मेरे लिए घर का नाम उसका क्या? मेंढक है। ठीक है। जो उसके पिताजी हैं उसे पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं, बिल्ली बुला देंगे, कभी कुछ कह देंगे, पिलूरा कह देंगे। पिलूरा समझते हो ना, पिल्ले होते छोटे छोटे, वो कह देंगे, तो उनके लिए घर का नाम वो है। तो मतलब भाई घर का नाम तो प्यार के अनुसार है भाई, बदलता रहता है। तो कॉमन नेम तो क्या है सर? वो तो चीजें बदलती रहती हैं, वो तो हमें याद करनी पड़ेंगी, वो तो हमें याद करनी पड़ेगी। लेकिन IUPAC जो नामकरण होता है, जो स्कूल का नाम है सर, वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है सर कि ये है तो ये है। बाहर जब भी जाते हो तो तुम कौन सा नाम बताते हो? अपना असली वाला नाम, नकली नाम थोड़ी ना बताते हो। कहते हैं ना घर का नाम तो नकली नाम है सर, असली नाम तो वो है जो स्कूल में चल रहा है। तो सेम कहानी है भाई, तो तुम्हें कॉमन नेम भी मिलेंगे कुछ और IUPAC नेम भी। तो IUPAC नाम वो नाम होते हैं यौगिकों के जो पूरी दुनिया में चलते हैं। तुम कहीं पे भी जाओगे और वो IUPAC नाम बोल दोगे उस यौगिक का, तो वो समझ जाएगा तुम किस यौगिक की बात कर रहे हो। लेकिन कॉमन नेम में थोड़ा बहुत कईयों को नहीं पता होते कॉमन नेम, तो कंफ्यूज कर जाएंगे कि भाई ये कौन सा नेम है। लेकिन IUPAC नाम पता होता है जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है। तो ये IUPAC नाम को कैसे लिखना होता है, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। नियम बनाए हैं तो नियम याद होने चाहिए सर, नियम याद होंगे तभी हम किसी यौगिक का IUPAC नाम लिख पाएंगे। जैसे भैया हमारे दैनिक जीवन में भी तो कुछ नियमों की पालना करते हैं कि जब भी हम सड़क पे चलेंगे तो लेफ्ट साइड चलेंगे सर। कहां चलेंगे भैया? लेफ्ट साइड, बाईं तरफ चलेंगे हम। जब रेड लाइट होगी तो सर उसका मतलब होता है रुक जाना है।
जब हरी बत्ती होती है तो सर इसका मतलब हमें चलना चाहिए। सर जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है तो जेब्रा क्रॉसिंग से हमें क्या करनी चाहिए, सड़क को पार करना चाहिए। हाँ कुछ एक तोड़ देते हैं रूलों को, लेकिन भैया नियम तो बने हैं ना, कुछ नियम बनाए गए हैं कि गलती करोगे तो भैया सजा मिलेगी, ये चीज गलत है, ये चीज सही है। तो वो तुम्हें याद हुए ना भाई, तुम्हें याद करवाए गए, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें वो चीजें सिखाई। तो सेम कहानी यहाँ पे। मैं ये बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ना बच्चे निकल के आते हैं चैट बॉक्स में, कुछ मेंढक ऐसे उत्पन्न होंगे, एकदम ऐसे बाहर निकलेंगे, जैसे मेंढक होते हैं ना बरसात के दिनों में एकदम और निकल आते हैं टर टर करते हुए, तो ऐसे ही चैट बॉक्स में निकलेंगे, कहेंगे सर अच्छे से नहीं समझाया आपने, हम सब भूल गए। बेटा जो चीज याद करनी है वो भूलोगे भी, समझने वाली चीज को जब तुम लोग भूल जाते हो तो याद करने वाली चीज तो भूलोगे। वो कोई अजीब बात नहीं है, जो चीज भूल रहे हो उसको लिख के देखो, उसको रिवाइज करो। तरीका यही है जो मैं बता रहा हूं। अगर आपको यह लगता है कि नहीं सर आपने तो चीजें याद करवाई हैं, इनका तो क्या होता है सर समझाने का तरीका होता है, तो आपने समझाया नहीं है, दूसरा टीचर समझा रहा है, तो भाई फिर तो मैं यही कहूंगा बेटा आप वहीं पे जाके पढ़िए। जो आपको लगता है ना कि याद नहीं करवाएगा सिर्फ समझाएगा, तो ऐसा कतई नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। ये चीजें आपको याद ही करवाई जाती है। याद करवाने का मतलब आपको जो जो मैं आपको बिंदु बताऊंगा, रूल बताऊंगा, वो याद रखने हैं और उनको समझाता हुआ चलो ये रूल का मतलब क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो दिमाग में बात बैठा लो, जो यहाँ पे रूल तुम्हें बताऊंगा अगर वो याद नहीं होंगे तो भाई IUPAC नामकरण नहीं कर पाओगे। और जितनी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा ना सिर्फ उतनी करना, फालतू के टंटे मत करना। तुम यहाँ पे करते क्या हो, सबसे बड़ा तुम्हारे साथ दुविधा क्या है, तुम कोई भी यौगिक अपनी मर्जी से बना के बैठ जाओगे कि सर इसका बताओ। भाई ये इतना मुश्किल नहीं आता है, चाहे नीट का एग्जाम देखना चाहे तुम्हारे भैया स्कूल का देखना, ये मुश्किल नहीं आता। इस पे ज्यादा समय बर्बाद मत करना, जितना मैं करवा दूं और जितना कहूं करने के लिए सिर्फ उतना कीजिएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर। तो भैया भगवान जी का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं। अब एक फॉर्मूला है, IUPAC नाम लिखने के अंदर एक फॉर्मूला होता है, मतलब किसी भी यौगिक का जब हमें IUPAC नामकरण लिखना होता है तो एक फॉर्मूले के अनुसार लिखते हैं। उस फॉर्मूले के 3 भाग होते हैं। उस फॉर्मूले के क्या होते हैं बेटा, 3 भाग होते हैं। क्या क्या होता है सर जरा लिखिएगा, लिखिएगा। ठीक है, मैं आगे लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा। ठीक है, एक फॉर्मूले में क्या होता है सर, एक तो होता है वर्ड रूट, समझते हुए चलना भाई, बेटा अंग्रेजी में ही है ये, कभी सोचो सर हिंदी में बताओ। वर्ड रूट ही होता है, मैं सब समझाऊंगा वर्ड रूट का मतलब क्या है। एक हिस्सा होता है सर जो वर्ड रूट से पहले लगेगा, उसे बुलाया जाता है प्रीफिक्स। बस तसल्ली रखना, सब बताऊंगा। सर एक हिस्सा होता है जो वर्ड रूट के बाद आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। भाई जैसे तुम्हारा नाम होता है ना, तुम्हारा एक मेन नाम है आरव, जैसे मेरा नाम है पुनीत। ठीक है, किसी का नाम होगा आंचल, किसी का नाम होगा राम, किसी का होगा श्याम। ठीक है, किसी का नाम होगा असलम, किसी का फरहान। ठीक है, किसी का नवप्रीत, लवप्रीत। तो ये मेन नाम है। ये मेन नाम क्या है, तुम्हारा वर्ड रूट है। अब तुम्हारे नाम से पहले क्या लगेगा, मिस्टर लगेगा, मिसेज लगेगा, मिस लगेगा। ये तुम्हारा क्या है, नाम से पहले लगने वाला। जैसे मैंने कहा मेरा नाम है मिस्टर पुनीत, तो वो जो मिस्टर शब्द है ना जो मेरे नाम से पहले लगा दो, पुनीत तो क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया सर मेरा, समझाने के लिए बता रहा हूं। और जो मिस्टर लगा है वो नाम से पहले लगा, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं भाई, प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व लगन। सुनते हुए चलना, जिन जिन की हिंदी है बेटा उनकी बताता हुआ चलूंगा, घबराने वाली बात नहीं है। प्रीफिक्स को बोला जाता है पूर्व लगन, पूर्व का मतलब जो पहले लगता है। ठीक है सर, सफिक्स क्या है, ये होता है सर हमारा क्या, सरनेम। जैसे मेरा नाम है पुनीत राणा, तो राणा क्या है भैया मेरा, पुनीत के बाद लगने वाली जो कहानी है। तो सफिक्स क्या होता है सर, अनुलगन, जो मतलब क्या होता है सर, वर्ड रूट के बाद लगता है। अनुलगन बोलिए या पश्च लगन बोलिए, जो बाद में लगता है। तो मेरा नाम क्या हुआ, मिस्टर पुनीत राणा। तो मिस्टर हुआ सर पूर्व लगन, ठीक है, पुनीत हुआ वर्ड रूट, और राणा हुआ सर मेरा क्या, सफिक्स। तो मतलब 3 हिस्से सर इसमें भी होंगे, IUPAC में भी होते हैं।
एक नाम के अंदर तीन हिस्से दिखेंगे सर, एक वर्ड रूट दिखेगा, एक प्रीफिक्स दिखेगा, एक सफिक्स दिखेगा। अब कहानी क्या है, अब कहानी क्या है सर, ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स की मैं बात कर रहा हूं, ये भी अपने आप में दो प्रकार के होते हैं। तो ये जो प्रीफिक्स है ना, ये भी दो प्रकार का है, सुनते हुए चलना। एक होता है सर सेकेंडरी प्रीफिक्स, सुनिएगा मेरे बच्चे। फिर आता है सर प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद ये सर फिर वर्ड रूट आएगा, क्या आएगा मेरे बच्चे, वर्ड रूट आएगा। फिर ऐसे ही सफिक्स की कहानी होती है। सफिक्स भी क्या होता है, दो प्रकार का। पहला क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा क्या आएगा बेटा, सेकेंडरी सफिक्स। अब सुनना, अब डिटेल में बताता हूं भाई। आईयूपीएससी नामकरण ऐसे लिखा जाता है, सबसे पहले लिखोगे तुम वर्ड रूट। सर वर्ड रूट बताएगा क्या, सर वर्ड रूट हमें बताता है कि दिए गए यौगिक में जो जनक श्रृंखला है, जो मेन चेन होगी, एक मेन चेन दिखेंगे हम क्या होती है, तो उसमें कार्बनों की संख्या कितनी है वो कहलाता है वर्ड रूट। तो एक यौगिक के अंदर जो पेरेंट चेन होगी, तो मैं लिखता हूं, मैं धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा, अभी तो इसको ऐसे लिख लो, फिर जब आगे रूल पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें तुम्हें क्लियर होती चलेंगी। तो वर्ड रूट क्या बताता है बेटा, पेरेंट चेन, या बोलू जनक श्रृंखला में, ऐसे ही लिखना, जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला को बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, अरे यार ऐसा मत करो भैया, पेरेंट चेन। तो जनक श्रृंखला में, जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणु की जो संख्या होगी वो हमें कौन बताएगा बेटा, ये वर्ड रूट बताएगा। कौन बताएगा भैया, वर्ड रूट बताएगा कि जो जनक श्रृंखला मैंने मानी है दिए गए यौगिक में, जो पेरेंट चेन मैंने मानी है, उसमें कार्बन परमाणुओं की कितनी संख्या आ रही है वो हमें वर्ड रूट बता दे। जैसे एक कार्बन के लिए तुम पढ़ते हो मिथ आता है, दो कार्बन के लिए इथ आता है। यदि उसके अंदर तीन कार्बन होंगे जनक श्रृंखला में तो प्रोप आएगा, चार के लिए क्या आएगा बेटा, ब्यूट आएगा। तो वो सारी कहानी मैं अगले पेज पे लिखूंगा, अभी तो बता रहा हूं किससे क्या होगा, ठीक है। सर प्राइमरी प्रीफिक्स जो है, प्राइमरी प्रीफिक्स कब लगता है, जब तुम्हें दिखाई दे कि तुम्हारा यौगिक कैसा है, वलय के रूप में है, तब तुम्हें प्राइमरी प्रीफिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, वरना नहीं। बेटा ऑर्गेनिक यौगिक दो प्रकार का हो सकता है, या तो वलय के रूप में या फिर सर चेन के रूप में। समझ रहे हो क्या बोला, या तो तुम्हें खुली हुई चेन मिलेगी या फिर वलय के रूप में मिलेगा। तो यदि तुम्हें दिखे दिया गया यौगिक क्या है, वलय के रूप में है, तो वहां पे वर्ड रूट से पहले एक क्या लगेगा बेटा, प्रीफिक्स लगेगा, उसको बोलते हैं प्राइमरी। तो वो प्रीफिक्स क्या लग सकता है बेटा, साइक्लो। कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके नाम के आगे तुम बाईसाइक्लो भी लिखते हो, ये प्रीफिक्स का कार्य करते हैं मेरे बच्चे। या फिर क्या लिखते हो, स्पाइरो। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, मैं फिर कह रहा हूं ये वाले कब लगाने हैं, जब तुम्हें दिखे कि तुम्हारे पास वलय है। अगर मान लो वो वलय है ही नहीं, वो सीधी चेन के रूप में तुम्हें यौगिक दे रखा है, तो वहां पे तुम्हें ये प्राइमरी प्रीफिक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स कब लिखते हो, जब तुम्हें दिखाई दे कि भैया वहां वलय बना हुआ है। अब कुछ वलय के लिए तुम साइक्लो लिखते हो, कुछ वलय के लिए बाईसाइक्लो लिखोगे, कुछ वलय के लिए स्पाइरो लिखोगे। अब किसके लिए साइक्लो लिखना है, किसके लिए बाईसाइक्लो लिखना है, किसके लिए स्पाइरो लिखना है, ये आगे की कहानी है। जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कब साइक्लो लगाना है, कब बाईसाइक्लो, कब स्पाइरो, ठीक है। सर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स मुझे बताता है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। सुनना जरा बात को, सर सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी, या फिर बेटा इसका एक और नाम होता है क्या, साइड चेन। तो सर सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके बारे में बताएगा, कि जो हमें ऑर्गेनिक यौगिक दिया गया है
उसके अंदर कौन सा प्रतिस्थापी है, उसके अंदर साइड चेन कौन सी है। भैया जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ का एक क्या होता है, तना होता है, उस तने को क्या समझो तुम, जनक श्रृंखला, और उस तने के ऊपर क्या लगी होता है, अलग अलग टहनियां लगी होती है ना, जो टहनियां हैं वो टहनियां क्या है सर, हमारे पास साइड चेन है या प्रतिस्थापी है। तो ऐसे ही क्या होता है सर ऑर्गेनिक यौगिक में, ऑर्गेनिक यौगिक में तो होगी सर एक पेरेंट चेन जिसे हम जनक श्रृंखला बोल रहे हैं। अब उसके अलावा भी जनक श्रृंखला से कुछ क्या जुड़ी होंगी सर, साइड चेन जुड़ी होंगी या प्रतिस्थापी जुड़ी होंगी, उसके बारे में कौन बताएगा सर, सेकेंडरी प्रीफिक्स बताएगा हमें। कौन बताएगा बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सुनते हुए चलो, तुम्हें सब पता चलेगा, अभी लिख लो, ठीक है सर। उसके बाद आता है हमारे पास क्या मेरे बच्चे, उसके बाद हमारे पास आएगा भाई प्राइमरी सफिक्स। सर ये प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा, सर प्राइमरी सफिक्स हमें बताएगा कि जो यौगिक हमें दिया गया है उस यौगिक में बॉन्ड किस प्रकार का है। बॉन्ड से मेरा मतलब क्या बेटा, बंध प्रकार बताएगा। बंध प्रकार से मतलब कि वहां पे एकल बंध है, एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिक बंध है। समझ रहे हो ना बेटा, मतलब डबल बॉन्ड, डीबी का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, टीबी का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और एसबी का मतलब क्या बेटा, सिंगल बॉन्ड। एकल बंध को क्या बोलते हो, सिंगल बॉन्ड, एसबी छोटे रूप में लिख दिया। द्विबंध का मतलब होता है डबल बॉन्ड, डीबी लिख दिया। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है सर त्रिक बंध। तो सर बंध किस प्रकार का है वो हमें कौन बताएगा सर, प्राइमरी सफिक्स। और ये लगेगा कहां सर, वर्ड रूट के बाद में। अगर एकल बंध हो तो सर, एकल बंध जब होगा तो वर्ड रूट हम एकल बंध के लिए क्या लगा देंगे सर, वहां प्राइमरी सफिक्स एन लगा देंगे। ये तो पढ़ते होगे बेटा, ये तो बचपन में पढ़ के आए हो। सर यदि द्विबंध होंगे तो हम क्या लगा देंगे बेटा, वर्ड रूट के बाद इन लगा देंगे। सर यदि त्रिक बंध हो तो हम वहां पे वर्ड रूट के बाद क्या, कौन सा लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स आइन लगा देंगे, वाई एन ई लगा देंगे। तो एन कब लगाना है, जब हमें यह दिखे सर कि हमारे पास जो यौगिक दिया गया है उसके अंदर सारे एकल बंध है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध बना हुआ है, तब इन लगाएंगे। यदि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड दिख गया तो वर्ड रूट के बाद क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे सर। यदि हमें त्रिक बंध दिखा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वर्ड रूट के बाद क्या लगा दोगे बेटा, आइन लगा दोगे। क्या लगा दोगे, आइन लगा दोगे। अब हमारा आखिरी बचता है क्या मेरे बच्चे, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है सर, ये लगता है हमारे पास क्रियात्मक समूह के अनुसार। ये मुझे क्या बताएगा बेटा, क्रियात्मक समूह कौन सा लगा हुआ है। अब अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं, अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, अमीन होता है, नाइट्राइल होता है, आइसोनाइट्राइल होता है, ये सब होते हैं मेरे बच्चे। तो वो कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है यौगिक में, उसके अनुसार हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। ये तो अंत में जाके पढ़ेंगे। तो भैया ये सारी चीजें तुम्हें पता चलनी चाहिए कि सर वर्ड रूट को कौन बताएगा, जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या। वर्ड रूट से पहले क्या लग सकता है सर, साइक्लो, बाईसाइक्लो या स्पाइरो। कब, जब हमें दिखे कि जो यौगिक है उसके अंदर वलय उपस्थित है। ठीक है सर, प्राइमरी प्रीफिक्स से भी पहले क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताएगा सर, सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी के बारे में बताएगा या साइड चेन के बारे में। सर वर्ड रूट के एकदम बाद में क्या लगता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब सर जो ये बताए कि जो हमें यौगिक दिया गया है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध है। सिंगल बॉन्ड दिखे तो इन लगा देंगे, डबल बॉन्ड दिखा कार्बन कार्बन के बीच में तो इन लगा देंगे, ट्रिपल दिखा तो आइन लगा देंगे। और सर सेकेंडरी सफिक्स क्या बताएगा, यह बताएगा सर कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। चलो भाई अब धीरे धीरे करके मैं इनकी चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले तो बेटा हम चर्चा कर लेते हैं वर्ड रूट के बारे में। ये तुम्हें याद होना चाहिए और इतनी उम्मीद मैं करता हूं कि मेरे छोटे छोटे मेंढक है ना, ये बचपन में ये पढ़ के आए होंगे।
अब मैं कुछ बच्चों के कमेंट देखता हूं कि सर बेसिक से पढ़ाया करो, आप बेसिक से नहीं पढ़ाते हो। मुझे तो अब ये समझ में नहीं आ रहा बेटा, अगर ये बेसिक नहीं है तो और मैं पढ़ा क्या रहा हूं। या तो उन बच्चों को ये नहीं पता बेसिक का मतलब क्या है, बस उनको तो बस एक चैट में लिखना होता है कमेंट कि सर बेसिक से नहीं पढ़ाते आप, बेसिक से पढ़ाओ, या तो मुझे आके बतलाओ कि सर ये चीज बेसिक होती है। अब आप कहोगे सर ए अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, उ उल्लू, ऊ ऊन ये पढ़ाऊं, तो भाई ये बेसिक नहीं है। 11वीं में हो ना बेटा, तो 11वीं का बेसिक ही चल रहा है अभी तक, तो बेसिक से पढ़ा रहा हूं, थोड़ी सी कान खोल के बैठो, ठीक है। अब आ जाओ, जैसे मान लो भाई, यदि मेरे पास सिर्फ एक कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9, 10, यदि जनक श्रृंखला में एक कार्बन हुआ तो तुम वर्ड रूट क्या लिखते हो मेरे बच्चे, अब याद होना चाहिए। तो तुम कहोगे सर वर्ड रूट हम लिखते हैं मिथ। सर 2 के लिए क्या लिखते हो, इथ। 3 के लिए क्या लिखते हो बेटा, प्रॉप। 4 के लिए क्या लिखते हो बेटा, ब्यूट। 5 के लिए क्या लिखते हो बेटा, पेंट। 6 के लिए क्या लिखते हो मेरे बच्चे, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, और 10 के लिए आता है बेटा डेक। 10 के लिए क्या आता है, डेक। अब कुछ होंगे भाई, कुछ होंगे जो कहेंगे सर C11 को क्या बोलेंगे, मतलब अगर 11 कार्बन आ जाए उसे क्या बोलेंगे। तो देखो भाई, उसको बोल देंगे अनडेक। अन का मतलब होता है 1, डेक का मतलब है 10, तो 10 और 1 11। सर C12 को क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे 2 डेक। 2 का मतलब होता है सर क्या, 2, डेक का मतलब 10, तो 10 और 2 12। सर C13 को क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे सर ट्राई डेक। सर C14 को क्या बोलेंगे, टेट्राडेक, ठीक है। C15 को पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नन डेक, और 20 को क्या बोलेंगे सर, C20 को हम बोलेंगे क्या मेरे बच्चे, ये याद रखना, इसको बोलेंगे सर हम आईकॉस। 20 के लिए क्या आता है, आईकॉस आता है। सर अगर मान लो 30 के लिए पूछ ले तो देखो मैं फिर कह रहा हूं भाई, 30 के लिए क्या बोलोगे, ट्राइकॉन्ट। 30 को क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइकॉन्ट। 40 को क्या बोलेंगे, 40 कार्बन हो तो उसके लिए वर्ड रूट क्या आएगा, टेट्राकॉन्ट। 50 के लिए क्या आएगा सर, पेंटाकॉन्ट। 60 के लिए हेक्साकॉन्ट। 70 के लिए हेप्टाकॉन्ट, ऑक्टाकॉन्ट, नन कॉन्ट, ठीक है। और अगर सर 100 आ जाए तो 100 के लिए हम क्या बोल सकते हैं बेटा, सेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा 100 के लिए हम, आप कहोगे सर 100 के लिए तो हम सेंट बोल दो, या फिर एक और नाम होता है सर, इसको हम हेक्ट भी बोल सकते हैं। तो बेटा ये चीज तुम्हें याद हो, लेकिन तुम्हारा मैं बताऊं, तुम्हारा 10 तक ही काम चल जाता है भाई, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा 13 तक आ जाएगा, इससे आगे नहीं। उसके बाद तो तुम्हें बतला दिए गए, इनको याद कर लेना, लेकिन तुम्हें यौगिक के अंदर ज्यादा से ज्यादा 13 कार्बन ही दे सकता है, इससे बड़ा देगा ही नहीं भाई, पेज पे आएगा ही नहीं। इतने बड़े कार्बन को कहां लेके जाएगा, इतनी बड़ी चेन बनाएगा, तो समझ रहे हो ना। तो यहां तक तो याद कर लेना, ठीक है। तो ये क्या बेटा, वर्ड रूट है। C1 का मतलब जब एक कार्बन हो तो उसके लिए वर्ड रूट आता है मिथ। 2 कार्बन के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। तो इस प्रकार से याद करना है। तो ये है क्या बेटा मेरे पास, वर्ड रूट। भाई जल्दी बताओ, ये तो बचपन में भी पढ़े होंगे ना, ये तो बचपन में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। 9वीं 10वीं, शायद 9वीं में तुम्हें नोमेनक्लेचर बताया जाता है, जहां तक मुझे पता चला है बेटा, जहां तक मुझे आता है 9वीं में भी पढ़ाया जाता है नोमेनक्लेचर, तो 9वीं में भी ये लिखवाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। सर इसके अलावा भी हमें कुछ पता होना चाहिए क्या, मैंने कहा हाँ भाई, इसके अलावा भी तुम्हें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं अब यहां पे किसकी बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स की। प्राइमरी प्रीफिक्स की क्यों नहीं कर रहे सर,
क्योंकि सर प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर कुछ नहीं याद रखना, प्राइमरी प्रीफिक्स में तो ये याद रखना है कि वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स कब लगाओगे, जब तुम्हें यह दिखाई दे कि यौगिक के अंदर कोई वलय उपस्थित है। अगर मान लो कोई वलय ही नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स को वहां लिखूंगा ही नहीं। तो इसीलिए सर प्राइमरी प्रीफिक्स की बात नहीं करें, क्योंकि यहां समझा दिया आपने कि यदि वलय दिखाई दे तुम्हें दिए गए यौगिक में, तभी तुम्हें प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना होता है वर्ड रूट से पहले। ठीक है, तो सर सेकेंडरी प्रीफिक्स की बातें करने वाले हो, मैंने कहा हाँ। तो भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स बेटा आपको किसके बारे में बताता है, तो बेटा ये बताता है हमें प्रतिस्थापी के बारे में। सुनिएगा, प्रतिस्थापी या फिर कहूं बेटा किसके बारे में, साइड चेन के बारे में। प्रतिस्थापी को बेटा हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये ई है मेरे बच्चे। अब सर सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन का भी तुम्हें नाम लिखना आना चाहिए। कैसे, अब सुनना, अब सुनिएगा मेरे बच्चे। यहां पे क्या बोला भैया, यदि साइड चेन में साइड चेन, ऐसे लिखो, यदि साइड चेन कार्बन परमाणु से बनी हो, तो साइड चेन का नाम निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। सुनिएगा भाई, मैं पहला केस ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई यदि साइड चेन कार्बन परमाणु से बनी हो, ठीक है, तुमने देखा कि भाई एक जनक श्रृंखला बन गई, जनक श्रृंखला के अंदर जो कार्बन संख्या होगी वो तो वर्ड रूट बताएगा। अब जनक श्रृंखला के अंदर जो कार्बन है उसके अलावा भी कुछ कार्बन जुड़े हुए हैं उस यौगिक के अंदर, तो वो किसका हिस्सा बन जाएंगे, साइड चेन का। अब साइड चेन भी किसकी बन गई सर, कार्बन परमाणु की। तो सर साइड चेन का नाम कैसे लिखेंगे, तो वो बताना है। यदि मान लो साइड चेन कार्बन से बनी है और उस साइड चेन में भी सिर्फ एक ही कार्बन है, तो हम उसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, मिथाइल लिखेंगे। बस तुम्हें करना क्या है बेटा, वाइयल समूह लगा देना है किसके पीछे, कार्बन संख्या के पीछे। अगर मान लो साइड चेन 2 कार्बन से मिलके बनी है तो उसका नाम क्या होगा, सर 2 कार्बन के लिए तुम वर्ड रूट क्या लगाते हो, इथ लगाते हो। तो बस अब क्या करो, इसके अंत में वाइयल लगा दो। ये वाइएल मुझे क्या बताएगा कि भैया ये जो मैंने इथाइल लिखा है ना, इसमें 2 कार्बन है और ये 2 कार्बन किसका कार्य कर रहे हैं, सर साइड चेन का कार्य कर रहे हैं। अगर सर 3 कार्बन से साइड चेन बनी हो तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, प्रोप है सर। लेकिन सर साइड चेन है तो इसीलिए हम यहां पे इसके अंत में क्या लगा देंगे, वाई एल लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर यहां पे नोट डाल के लिख दो कि सर क्या हो जाएगा, साइड चेन के अंत में वाई एल लगा दें। जितने कार्बन परमाणु हो उसके अनुसार क्या लिखना बेटा, वर्ड रूट लिखना और वाईएल लगा देना। तो वाईएल क्या बता देगा कि भाई ये कार्बन परमाणु क्या कर रहे हैं, मेरे पास साइड चेन का निर्माण कर रहे हैं। यदि अब बेटा मैंने 3 तक बताया है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर इससे आगे नहीं होगा क्या। यदि 4 कार्बन से मेरे पास साइड चेन बनेगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। 5 कार्बन से बनेगी यदि साइड चेन तो उसका नाम हो जाएगा पेंटाइल। 6 से हेक्साइल, 7 से हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल और डेकाइल, ऐसे हो जाएगा भाई। तो वाई एल कब लगाना है सर, जब साइड चेन कार्बन परमाणु से बने और कितने कार्बन परमाणु से बन रहे उसके अनुसार सर क्या लिखना, बस वहां पे सर हमें लिखना उसका वर्ड रूट और अंत में क्या लगा देना है, वाई एल लगा देना।
ठीक है सर, और बताओ सर, और बताओ इसके कहानी है? तो मैंने कहा हाँ भाई इसके अलावा भी है। अब देखो, ये तो सर साइड चेन बताई, लेकिन मैंने यहां पे क्या लिखा है? प्रतिस्थापी भी तो लिखा है। तो सर कुछ ऐसे तत्व यह हैं, यदि वो ऑर्गेनिक यौगिक में आ गए तो हमेशा प्रतिस्थापी का कार्य करेंगे। यदि तुम्हें बेटा किसी भी ऑर्गेनिक यौगिक में हैलोजन दिखे तो वो हैलोजन हमेशा प्रतिस्थापी का कार्य करेंगे। और प्रतिस्थापी के बारे में कौन बताएगा सर? सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स कहां लिखा जाता है बेटा? वर्ड रूट से पहले। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, तुम्हारे दिमाग में ना ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये पूरा फिट होना चाहिए कि वर्ड रूट कहां आता है, वर्ड रूट से पहले क्या आता है और वो क्या क्या बताता है, वर्ड रूट के बाद में क्या आता है और वो क्या क्या बताता है। ये तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है? हैलोजन जितने भी हैं बेटा वो किसका कार्य करते हैं? प्रतिस्थापी का। जैसे मान लो फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया या आयोडीन आ गया, तो ये हमेशा ऑर्गेनिक यौगिक में किसका कार्य करेंगे बेटा? प्रतिस्थापी। और बेटा प्रतिस्थापी के लिए यदि फ्लोरीन काम करेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? फ्लोरो। क्लोरीन आ गया तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? इसको लिखेंगे सर हम क्लोरो। ब्रोमीन आ गया तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? ब्रोमो। और ये आ गया तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? आइडो। ये हमेशा किसका कार्य करेंगे बेटा? प्रतिस्थापिका करेंगे। किसका करेंगे भाई? प्रतिस्थापिका। इसके अलावा सर कुछ और समूह भी हैं, इसके अलावा सर कुछ और समूह भी हैं। जैसे मैंने लिखा NO2। यदि तुम्हें NO2 दिखाई दिया ऑर्गेनिक यौगिक में तो समझ जाना सर वो सेकेंडरी प्रीफिक्स का कार्य करेगा, वो प्रतिस्थापी है। तो उसको कहां लिखोगे? वर्ड रूट से पहले। कहां लिखोगे? वर्ड रूट से पहले। और इसको क्या बोलोगे बेटा? तुम नाइट्रो बोलोगे हमेशा। क्या बोलोगे? नाइट्रो। यदि NO दिखा तो यह भी प्रतिस्थापी होगा और इसको क्या बोलोगे? नाइट्रोसो बोलोगे। और N3 दिखा, ये क्या हो जाएगा सर? एजाइड हो जाएगा। N3 को क्या बोलते हो बेटा? मैंने सही लिखा है? नहीं, एजाइड नहीं, एजिडो। एजिडो बोलोगे। तो बेटा इनको याद रखना। तो सर सेकेंडरी प्रीफिक्स में दो चीजें आ सकती हैं, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का कार्य यही करते हैं, ठीक है? ज्यादातर ये करते हैं। इनमें से दिखे तो सर वर्ड रूट से पहले लिखना है, या फिर कोई साइड चेन दिखेगी, साइड चेन का नाम इस प्रकार से लिखना है। जल्दी बताओ, क्या इतनी चीजें तुम्हें अभी पल्ले पड़ी? कहां पे क्या कहना चाहता हूं? मैं फिर कह रहा हूं, ये चीजें याद रखने वाली हैं बेटा। थोड़े दिन में इसको जब हम उदाहरण करेंगे ना तो ये चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। तो ऐसी कोई नई बात नहीं होगी कि सर इसको तो बहुत टाइम लगेगा ना। अभी तो हमने करना चालू नहीं किया है, अभी तो तुम्हें बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। जब इनको इस्तेमाल करेंगे बेटा तभी सारी चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है भैया? मेरे मैंड को जल्दी बताओ, क्लियर है? बहुत सही, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। यस यस, क्लियर, यस क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। सर बीच बीच में एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है बेटा? क्या एरर हो रहा है भाई? अरे एग्जाम्पल करें, अभी पहले चीजें को देखो। अरे भाई देख, अब कुछ बच्चों को ना तसल्ली नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा ये बेसिक है, अभी करो, अभी एग्जाम्पल करवाने लगूंगा, अभी तो नियम बताने लगूंगा, तब इस्तेमाल करेंगे तब सब समझ में आएगा। अभी लिख तो लो, सीधा एग्जाम्पल देने लग जाऊंगा फिर सर ये कैसे हुआ, सर ये नहीं बताया। पहले लिख लो ना भाई, स्टेप वाइज चल रहा हूं मैं, सारी चीजें स्टेप वाइज कर रहा हूं। वो मुझे ज्यादा अच्छे से पता है बेटा कहां एग्जाम्पल से देके कब चीजें क्लियर करनी है। तो तसल्ली रखो, भरोसा रखो। तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना तो मैं वैसे ही छोड़ दूंगा, लो तुम्हें एक नजर मरवा दे। देखो ये इंग्लिश वाले को छोड़ देना भाई, ये मैं हटा दूंगा, डिलीट करूंगा, इसको हिंदी में लिखूंगा, ठीक है? इसको हिंदी में लिखूंगा। देखो तुम्हें इतने एग्जाम्पल करवाऊंगा ना तुम खुद पागल हो जाओगे भाई। ये देखिए सारे एग्जाम्पल हैं तुम्हारे, तुम्हें क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा भाई, ये सारे एग्जाम्पल हैं तुम्हारे। ये तुम भाई कर करके थक जाओगे, कर करके थक जाओगे। ये सारे देखो, ये उदाहरण, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन ले आया मैं, तो बहुत करवाऊंगा भाई, बहुत करवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा,
कि सर आप एग्जाम्पल निकलवा रहे, बेटा पहले चीजें लिखवा दूं ना फिर उसके बाद, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब हम अच्छे से पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले आता है रूल 1, ऐसे ही लिखना भाई कि यदि किसी ऑर्गेनिक यौगिक का, हमें क्या लिखना हो मेरे बच्चे, ऑर्गेनिक यौगिक का यदि हमें उसका IUPAC नाम लिखना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सर उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जनक श्रृंखला का चयन करेंगे। मतलब सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पहला क्या काम करना है बेटा, रूल 1 क्या कहता है, जनक श्रृंखला का चयन कीजिए। जो आपको ऑर्गेनिक यौगिक दिया गया है सबसे पहले तो यह निर्धारित करो कि उसके अंदर जनक श्रृंखला किसे मान रहे हो। सर जनक श्रृंखला का चयन कैसे करते हैं, यौगिक में जिस श्रृंखला में अधिक कार्बन परमाणु संख्या होगी वह पेरेंट चेन कहलाएगी। तो बेटा जनक श्रृंखला का चयन कैसे करते हो, तुम्हें यह देखना है कि भाई दिए गए यौगिक के अंदर ना कितने कार्बन की सबसे अधिक लंबी कार्बन श्रृंखला बन सकती है, ठीक है, कितने कार्बन की सबसे अधिक कार्बन श्रृंखला बन सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो मैंने ऐसे लिखा, मैं कार्बन श्रृंखला लिख रहा हूं मेरे बच्चे अभी, ठीक है। चलो भाई मैंने कहा भाई यहां पे बताओ जनक श्रृंखला क्या है। भाई देखो अब जनक श्रृंखला के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सर ये जनक श्रृंखला ही है जो हमें क्या बताएगी, वर्ड रूट के बारे में बताएगी कि मुझे वर्ड रूट क्या लेना है, मिथ लेना है, इथ लेना है, प्रॉप लेना है, ब्यूट लेना है, पेंट लेना है, हेक्स लेना है, ठीक है। तो जनक श्रृंखला के बारे में हम इसलिए जानकारी जुटा रहे हैं क्योंकि मुझे वर्ड रूट का पता करना है। और सर जनक श्रृंखला होगी क्या, सर आप ही ने बोला कि यौगिक में जिस श्रृंखला में अधिक कार्बन परमाणु संख्या होगी वह पेरेंट चेन कहलाएगी। तो सर जैसे ये वाला यौगिक दिया, ठीक है, ये एक कार्बन श्रृंखला, एक नीचे कार्बन दे दिया, मैंने पूछा भाई यहाँ पे पेरेंट चेन बताओ, तो तुमने क्या देखा, इसके अंदर कार्बन गिने, तुमने यहां से गिनना चालू किया, तुमने कहा 1 2 3 4 5, तो सर ये 5 कार्बन की एक श्रृंखला बन रही है मेरे पास। कोई कहता है कि नहीं भाई मैं तो यहां से गिनूंगा 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 की बन रही है, समझ रहे हो ना भाई। देख ये भी 5 की, देखो ऐसे कर देता हूं, 1 मिनट रुकना मेरे बच्चे, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूं, मैं ऐसे कर देता हूं, यहां कार्बन और ये कार्बन, अब ठीक है, अब हो जाएगा। तो सर यहां पे मुझे 2 कार्बन श्रृंखलाएं दिख रही हैं, एक तो दिख रही है सर ये ऊपर वाली, जिसको देखो मैंने हरे डिब्बे में बंद किया है। तो सर ये जो जनक श्रृंखला बन रही है 5 कार्बन की बन रही है, चेन बन रही है ना भाई 5 कार्बन की, ठीक है। एक कार्बन श्रृंखला सर ये भी तो बन रही है, यहां से कोई चालू कर दे, तो ये कितने के बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला बन रही है सर। तो बेटा जनक श्रृंखला तुम किसे मानोगे, जिस कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी वही तुम्हारी जनक श्रृंखला होगी। तो सीधे सीधे तौर पे इसे कहता हूं बेटा, सीधे सीधे तौर पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसके अंदर, जिस श्रृंखला में कार्बन परमाणु अधिक होंगे वह क्या कहलाएगी बेटा मेरे पास, जनक
श्रृंखला जनक श्रृंखला कहलाएगी और उसी के अनुसार वर्ड रूट निर्धारित होगा। ये है भैया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो तुम क्या कहोगे, सर ये पीले डिब्बे वाली अब जनक श्रृंखला है, हरे वाली नहीं है, क्योंकि हरे वाले में सिर्फ 5 कार्बनों की श्रृंखला बन रही है, पीले डिब्बे वाले में यहां से चालू किया यहां पे गया तो 6 कार्बन की। तो सर जनक श्रृंखला के लिए हम कौन सी कार्बन श्रृंखला लेते हैं जिसके अंदर अधिक से अधिक कार्बन परमाणु आए? तो सर यहां पे 6 वाली ठीक हो जाएगी। तो यहां पे इस यौगिक के लिए जो वर्ल्ड रूट हम लेंगे वो क्या लेंगे मेरे बच्चे? हेक्स लेंगे, ना कि पेंट लेंगे भाई। हेक्स होता है ना भैया 6 कार्बन के लिए, तो वर्ल्ड रूट क्या हो जाएगा इसका? हेक्स। और उदाहरण देता हूं, जैसे ये लिखा हुआ। सबसे पहले तो ये बताओ भाई, ऊपर वाले यौगिक में आप लोग बताएंगे, आप लोग मुझे ये बताएंगे बेटा, मेरे पास बेटा आप लोग की चैट चल रही है ना, इसके अंदर बताइए बेटा जनक श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन परमाणु आएंगे? कौन सी ऐसी श्रृंखला है जिसके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होगी? सीधा सीधा बताओ कितने कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला यहां जनक श्रृंखला कहलाएगी? जल्दी बताइए। जल्दी बताओ मेरे बच्चे। 5। भाई देखो ये तुम्हें अब आनी चाहिए। सर अगर मैंने ये कार्बन श्रृंखला ली तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं भाई। ठीक है, किसी ने कहा ना भाई मैं ये क्यों लूं? अरे भाई क्या हो गया? किसी ने कहा भाई मैं ये क्यों लूं, मैं तो यहां से लेता हूं। तो ये कितने की होगी? 5। 1 2 3 4 5, तो 4 कार्बन की भी श्रृंखला बन रही है सर, 5 की भी बन रही है। कोई कहता है कि ना भाई मैं तो ये वाली लूंगा, तो ये कितने की बनी? 1 2 3 4। तो सर यहां पे 4 कार्बन की श्रृंखला भी बन रही है और 5 की भी बन रही है। तो सर यहां पे मेरे पास जनक श्रृंखला कौन सी होगी? तो आप कहेंगे कि सर यहां पे जनक श्रृंखला का कार्य है वो कार्बन श्रृंखला करेगी जिसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होगी। तो ये मेरे पास जनक श्रृंखला है। जनक श्रृंखला का निर्धारण हो गया तो बेटा इसका वर्ल्ड रूट बोलिए, इसका वर्ल्ड रूट बोलिए कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर इसके लिए वर्ल्ड रूट आएगा पेंट। क्या आ गया भाई? पेंट आ गया। अब सुनना भाई, मेरी चर्चा सुनिएगा जरा, मेरी चर्चा सुनिएगा, आप खुद ब खुद भी कर सकते हो। अब मान लो भाई, अब मान लो मुझे इसका नाम लिखना है, तो मैंने वर्ल्ड रूट का पता लगा लिया। तो सर ये तो मेरे पास जनक श्रृंखला हो गई। तो देखो ये कार्बन अब मेरा जनक श्रृंखला का भाग नहीं है, जनक श्रृंखला तो ये है सर। अब ये जो कार्बन मेरा जनक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है इसको मैं बोल रहा हूं बेटा क्या? साइड चेन। ये है मेरे पास अब साइड चेन। और साइड चेन के बारे में बताता कौन है सर? आप कहेंगे सर ये बताता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। कौन बताता है मेरे बच्चे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो जल्दी बताओ भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स वर्ल्ड रूट के पहले लगता है या बाद में लगता है? तो तुम कहोगे सर पहले लगता है। तो जल्दी बताओ भाई यहां पे इस यौगिक के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा? तो आप कहोगे सर साइड चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1। तो 1 कार्बन के लिए आप लगाते हो मिथ। और आप ही ने बताया था सर साइड चेन में कार्बन की संख्या एक बार पता चल जाए तो उसके नाम के पीछे YL लगा दो बस। तो यहां पे साइड चेन का नाम क्या हो गया बेटा? मिथाइल हो गया। अभी मैं नाम लिखना नहीं सिखा रहा हूं, अभी तो तुम्हें यह बता रहा हूं तुम्हें क्या क्या चीजें पता लग रही हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पे चर्चा करते हैं। अपना आंसर आप अपनी कॉपी पे लिख लो कि सर यहां पे जनक श्रृंखला बताओ सर कितने की आएगी?
कितने कार्बन की जनक श्रृंखला बन रही है। अब देखो मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाए हुए, तो वो तो हम लगा सकते हैं सर, वो तो हमें पता ही चल रहा है सर कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगे, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे 1 लगेगा, सिर्फ 1, तो वो तो हम कर लेंगे सर पूरे। लेकिन सर जनक श्रृंखला देखो, किसी ने कहा सर यहां से गिनना चालू करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन की बन रही है, ठीक है। किसी ने कहा नहीं सर मैं यहां से गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6, तो वो 6 की बनी। किसी ने कहा ना भाई 1 2 3 4 5, ये ले, तो भाई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितनी की बन रही है, तो आप कहेंगे सर यहां पे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बन रही है 7 कार्बन की। तो यहां पे बेटा मेरे पास वर्ल्ड रूट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर वर्ल्ड रूट हो जाएगा यहां पे हेप्ट। सर यहां पे मेरे पास क्या पता चल गया मुझे, वर्ल्ड रूट। अब सर जो कार्बन यहां पे जनक श्रृंखला का भाग नहीं बने वो क्या हो जाएंगे, साइड चेन। तो सर एक ये कार्बन आ गया साइड चेन में, एक ये कार्बन आ गया साइड चेन में। भाई ये दो दो अलग अलग चेन हैं, एक ऊपर साइड चेन लगी हुई है, एक इधर लगी हुई है, दोनों आपस में जुड़ी नहीं हुई हैं। कभी कहो सर 2 कार्बन की साइड चेन होगी, नहीं भाई 2 कार्बन की साइड चेन कब होती, ये कार्बन भी इधर ही जुड़ता। अब तुम कहोगे सर इसके तो 2 हाथ हैं, एक हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा। तो सर यहां पे मेरे पास फिर से हम अगर बात करेंगे तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आएगा सर, एक कार्बन की साइड चेन ये है तो इसका नाम भी मिथाइल, एक कार्बन की साइड चेन ये है तो इसका नाम भी क्या होगा सर, मिथाइल होगा। अब वो लिखेंगे नाम कैसे वो अलग कहानी है, लेकिन इतनी चर्चा तो मुझे पता चल गई ना मेरे बच्चे कि सर यहां पे साइड चेन आ रही है जिसका नाम होगा मिथाइल, और यहां पे वर्ल्ड रूट आ रहा है जिसका क्या होगा बेटा, वर्ल्ड रूट हेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हेप्ट हो जाएगा। तो सर जनक श्रृंखला किसे लेते हैं, ये बात तुम्हें पल्ले पड़ी मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई है क्या, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, क्लियर है बेटा। हाँ 7 कार्बन की होगी, एकदम सही बोला मेरे बच्चे, 7 कार्बन की हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा रूल लिखो। अब देखो भाई रूल 2, रूल 1 तुम्हें समझ में आ गया कि सर रूल 1 के अंदर तो हमें जनक श्रृंखला का निर्धारण करना है। अब सर रूल 2 क्या आता है, रूल 2 क्या कहता है, जरा सुनिएगा, जरा सुनिएगा मेरे बच्चे, क्या कहता है भाई, इफ सेम नंबर ऑफ कार्बन कंपीटिंग फॉर द पेरेंट चेन देन द सिलेक्ट और चूज विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहता है, यदि यदि 2 कार्बन श्रृंखला, यदि 2 कार्बन श्रृंखला जनक श्रृंखला के लिए, जनक श्रृंखला के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं तो उस श्रृंखला को, उस श्रृंखला को, जनक श्रृंखला को बेटा मैं पेरेंट चेन लिख रहा हूं, पेरेंट चेन माना जाएगा, माना जाएगा जिसमें, जिसमें अधिक संख्या में, अधिक संख्या में साइड चेन या प्रतिस्थापी उपस्थित होंगे। ये है भाई तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये का है भाई मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। 1 मिनट रुकना,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, सही है सही है। चलो देख भाई ये क्या कहता है, मान लो तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं मैं तुम्हें बेटा, मैं उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। बना लूं पहले, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। इसके बाद बेटा मैं यहाँ पे कहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लगा देते हैं। मान लो एक कार्बन ये लगाया, एक कार्बन ये लगाया, ठीक है। चलो भाई मैंने कहा भाई यहाँ जनक श्रृंखला का निर्धारण करो, यहाँ पे जनक श्रृंखला क्या होगी। तो किसी ने यहां से गिनना चालू किया, बड़े गौर से देखना मेरे बच्चे, गौर से देखिएगा। किसी ने कहा सर मैं इसको जनक श्रृंखला मानूंगा। कितने कार्बन की जनक श्रृंखला आ रही है बेटा ये, आप कहेंगे सर 7 की आ रही है। बेटा सिर्फ ये वाला पॉइंट सुन लो, फिर मैं एंड कर रहा हूं, वरना एक कल बताना पड़ेगा। पिछले वाले से लिंक है ये पॉइंट, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसको सुन लो, थोड़ा सा सुन लो ताकि हम आगे आ सकें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप मुझसे पहले परेशान हो जाते हो यार, आप ना टीचर से पहले हार मान जाओ, किसी और क्या करें बहुत बेटा आप लोग क्लास लेते हो ज्यादा, मान लिया टीचर भी क्लास सुबह से ले रहा है, और बेटा आप लोगों के लिए मेहनत चल रही है। अगर आपको जाना देखो कोई रोक नहीं रहा बेटा, आप जा सकते हैं, चुपचाप जाओ। आपको लगता है नहीं सर आखिरी के 10-15 मिनट का हम बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डेड में देख लेंगे, वो देखो ना भाई, कोई मना नहीं कर रहा है, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन चुपचाप निकलो, चुपचाप निकलो, ठीक है। चलो देखो सर 7 कार्बन की जनक श्रृंखला बनी, किसी ने कहा मैं इसको मानूंगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सर अगर मैंने इसको जनक श्रृंखला माना तो इसका मतलब सर ये जो नीचे वाली कार्बन श्रृंखला है ये पूरी की पूरी किसका कार्य करेगी, फिर साइड चेन का। तो कितनी साइड चेन है सर, सर ये जनक श्रृंखला है और ये पूरी क्या है सर, इसकी साइड चेन। तो एक साइड चेन आ रही है, बोलो हाँ या ना भाई इसके अंदर, हाँ सर ठीक है, एक साइड चेन आ रही है भाई, क्योंकि इससे भैया यहां से ये कार्बन जुड़ा, फिर यहां पे टहनियां बनी हुई, तो इसके लिए तो ये टहनी निकल गई ना, यहाँ पे एक शाखा निकल गई, तो एक शाखा है। किसी ने कहा ना ना सर मैं इसको जनक श्रृंखला नहीं मानता, मैं तो इसको जनक श्रृंखला मानूंगा। देखो यहां से लेके यहां तक कितने कार्बन की है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन की है सर। लेकिन सर फर्क क्या है, देखना भाई गौर से सुनना। यदि इस पीले डिब्बे वाली को जनक श्रृंखला माना तो इस पीले डिब्बे वाली में सिर्फ एक साइड चेन आएगी। कितनी आएगी भाई, एक साइड चेन आ रही है। यदि इस हरे डिब्बे वाले को जनक श्रृंखला माना तो कितनी साइड चेन आ रही है। तो देखो सर इस हरे डिब्बे वाली जनक श्रृंखला मान रहा हूं तो इससे एक साइड चेन ये लग गई, एक ये लग गई और एक ऊपर भी तो लग गई है, बोलो भाई। तो सर इस हरे डिब्बे वाली में कितनी साइड चेन आ रही हैं, 3 साइड चेन आ रही हैं भाई। कार्बन संख्या तो बराबर है, इस पीले वाली में भी 7 कार्बन की जनक श्रृंखला आ रही है, इस हरे वाले में भी 7 कार्बन की जनक श्रृंखला आ रही है। बस फर्क क्या है, यदि सर इस पीले वाली को देखोगे तो इसके एक कार्बन से यहां से मेरे पास क्या निकल गई, एक शाखा, तो एक साइड चेन हो गई। सर इस हरे वाली को यदि जनक श्रृंखला मानोगे तो इसके देखो 3 कार्बन से अलग अलग शाखाएं निकले, तो 3 साइड चेन हो गई। तो सर इस बिंदु के अनुसार क्या कहा, यही तो कहा यदि 2 कार्बन श्रृंखलाएं जनक श्रृंखला के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। अब भाई जनक श्रृंखला ये भी बनना चाहती है, जनक श्रृंखला ये भी बनना चाहती है, दोनों में कार्बन संख्या बराबर है। अगर मान लो इसमें ज्यादा होती इसमें कम होती कार्बन संख्या तो ज्यादा वाली को बोल देता, लेकिन सर अभी क्या हो रहा है, दोनों में कार्बन संख्या बराबर है, तो हम क्या करते हैं उस श्रृंखला को पेरेंट चेन माना जाएगा जिसमें अधिक संख्या में साइड चेन होगी। तो इसका मतलब सर यहां पे ये जो हरी वाली है ना बेटा, इस हरी वाली को मैं क्या बोलूंगा बेटा, अब हमारे पास जनक श्रृंखला बोलूंगा। अब इसको मैं जनक श्रृंखला नहीं मानूंगा। इसको क्यों माना, क्योंकि सर इसके अंदर ज्यादा साइड चेन आ रही हैं, इसमें कम साइड चेन आ रही हैं पीले वाली में। तो ऐसा भी तुम्हें देखने को मिलेगा कि तुम्हें 2 जनक श्रृंखलाएं दिखेंगी, दोनों में कार्बन संख्या बराबर लेकिन साइड चेन का मान अलग होगा।
तो सर साइड चेन जिस जनक श्रृंखला में ज्यादा होगी तुम उसे क्या मान लोगे, जनक श्रृंखला, और कहानी खत्म। तो अब सर देखो यहां पे ये साइड चेन के अंदर नाम क्या आएगा, मिथाइल, इसमें भी क्या आएगा, मिथाइल। यहां पे ये साइड चेन अब कार्य करेगी 3 कार्बन की, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो ये प्रोपाइल बन गया और ये दोनों क्या बन जाएंगे बेटा मेरे पास, मिथाइल बन जाएंगे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स पता चल गया, वर्ड रूट पता ही चल रहा है सर, हेप्ट है मेरे लिए, ठीक है। तो सर ये कहानी थी बेटा, ये कहानी थी। ये लो भैया समाप्त करता हूं आज के लेक्चर को। तो बेटा अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ 2 रूल बताए हैं, इन दोनों रूल को अच्छे से अपने दिमाग में, अपने दिल में उतार कर आना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चालू हो जाएगी IUPAC नोमेनक्लेचर की। एक रूल और बताऊंगा, 1 या 2 रूल, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद बेटा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे। तो ये 2 रूल अच्छे से पढ़ के आना, कल आते ही पहले 2 रूल बताऊंगा, उसके बाद फिर उन चारों रूल को जोड़ते हुए हम IUPAC नामकरण करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरे मेंढकों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा मेहनत करो, दिल लगाकर पढ़ो, ये समय बार बार नहीं आएगा। अभी मेहनत कर लो, अभी थोड़ा कष्ट उठा लो, आगे तो भैया मजे ही मजे हैं। कष्ट उठाने का मतलब मेहनती बनो, ठीक है। तो चलिए अब ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड गुड नाइट।